जय हिंद बडी यार, वंस अगेन वेलकम बैक टू वन एंड ओनली डिफरेंशियल कैडेटियंस। फाइनली द मोस्ट एविटेड वीडियो की बजट से रिलेटेड एक वीडियो ला दीजिए। सो आई एम देयर। ठीक है। अब एक डाउट होगा कि भैया इतना डिले क्यों हो गया, बजट तो काफ़ी टाइम पहले आ चुका है, मतलब 2 दिन पहले आ गया, तो इतना ज़्यादा लेट क्यों हो गया। सो भाई जब कंटेंट देखोगे ना तब भाई समझ जाओगे। ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा रिसर्च किया है ना इस कंटेंट पे। लिटरली अभी तक मैंने मतलब मल्टीपल वीडियोस देखी ऑन द यूट्यूब ऑल्सो, है ना, आप खुद ही डिफरेंस फील कर पाओगे। एंड सेकंड वन भैया कि नोट लेके जरूर बैठना। ठीक है, फर्स्ट वन क्या है कि भैया नोट लेके जरूर बैठना, नोट एंड पेन। ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें आज आपको नोट करने वाली हैं, क्योंकि मैं एसएसबी के पर्सपेक्टिव से सारी चीज़ों को बताने वाला हूँ। एंड बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ट्रस्ट में। ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सत्यमेव जयते। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। की हाईलाइट्स देखने वाले हैं ऑफ द बजट। ये भाई ऑफिशियल पीडीएफ है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो कि बजट बजट डिवीजन के अंडर निकाली गई है। ठीक है, उसी वेबसाइट उसी पे हम देखते हुए सारी चीजें करने वाले हैं। सबसे पहले जर्नी ऑफ द डेवलपमेंट, मतलब भैया किसी भी डेवलपमेंट स्टार्ट कैसे होती है। देखो बॉस, जो जो बोलूँ वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोल रहा हूँ या फिर इसमें लिखा है। ये सारे पॉइंट्स आपको अपने जीडी में, लेक्चरेट में, जब आपसे इंटरव्यूअर पूछे तो आपको यूज कर रहे हैं। जैसे जर्नी ऑफ डेवलपमेंट, कभी भी किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट कैसे होती है, तो आप बताओगे कि सर कभी भी किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट 4 पिलर्स पे टिकी होती है। पहला वन एग्रीकल्चर। पहले क्या बोलते थे, पहले बोलते थे सर किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट 3 चीजों पे टिकी होती है। सेक्टर्स होते हैं जो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। अब बोलेंगे कि सर 4 चीजों पे है, मेजर 4 पिलर्स हैं अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जहां पे पहला आपका एग्रीकल्चर है, दूसरा आपका एमएसएमई है, तीसरा आपका इन्वेस्टमेंट है, एंड चौथा आपका एक्सपोर्ट है। ठीक है, क्योंकि अब एक्सपोर्ट एक बहुत अहम भूमिका निभाता है इन दी जर्नी ऑफ द डेवलपमेंट। अच्छा सर, अब आगे आप क्या बता सकते हो, सर ये जो 4 पिलर हैं वही आपके 4 मेजर पिलर देखे गए हैं किसके अंदर, आपके विकसित भारत के अंदर, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, विकसित भारत के अंडर ये सारी चीजें कर रहे हैं। ठीक है, विकसित भारत। एंड ऐसा नहीं है सिर्फ बोल रहा हूं, आगे आपको देखने को ही मिल जाएगा विकसित भारत। अब भैया देखो, किसी भी कंट्री को कुछ भी चलाने के लिए आपको सबसे पहले कुछ ना कुछ फ्यूल चाहिए होता है। सपोज करो एक गाड़ी है, उसके लिए आपको फ्यूल चाहिए। फ्यूल इससे मतलब क्या है कि रिफॉर्म्स, जो भी हम रिफॉर्म करने वाले हैं इन दी सब्सिडीज हो गया, ठीक है, इन दी पॉलिसीज हो गया, वो जो भी रिफॉर्म करेंगे। उसके बाद गाइडिंग स्पिरिट, मतलब एक स्पिरिट होनी चाहिए। जैसे हम कोई भी गाड़ी चलाते हैं तो हमारा क्या है कि भी हम ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारी स्पिरिट रहेगी वो क्या रहेगी, इंक्लूसिविटी। भैया ये क्या होता है जरा समझा दीजिए। इंक्लूसिविटी जो हम पहले भी द ग्लोबल नेक्सस में कवर कर चुके हैं, अ काइंड ऑफ अ ग्रोथ, अ काइंड ऑफ अ क्या ग्रोथ, एक ऐसी ग्रोथ जहां पे हम वेलबींग को लेके चलते हैं, ह्यूमन मैनकाइंड को लेके चलते हैं, मतलब हम किसी को भी हार्म ना पहुंचाएं और सबकी ग्रोथ को इंश्योर करें। ऐसी ग्रोथ को हम इंक्लूसिव ग्रोथ बोलते हैं। ठीक है, डेस्टिनेशन क्या है हमारा, विकसित भारत, मतलब अल्टीमेटली हमें भारत को क्या बनाना है, विकसित बनाना है। हाँ भैया, जैसा आपने यहाँ पे लिखा था बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है भैया, अब भैया हमें क्या यूज करना है, हम कौन कौन से पॉइंट्स यूज करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले अगर एग्रीकल्चर की बात करूं तो भैया एग्रीकल्चर में बहुत सारी चीजें की हैं, मतलब एन नंबर ऑफ चीजें बहुत सारी इसमें आपको देखने को मिलेंगी। जैसे कि आपको केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड देखने को मिलेगा, पीएम जनधन योजना देखने को मिलेगी, सारी चीजें नीचे हैं, डोंट वरी, आगे सब कुछ बताऊंगा। सो एग्रीकल्चर के लिए नीचे बहुत कुछ अवेलेबल है। इन्वेस्टमेंट आपको पता है कि भैया जो भी एफडीआई वगैरह उसको मतलब बोल सकते हैं कि एफडीआई वगैरह जितनी भी होती है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उनको अट्रैक्ट करने के लिए हम बहुत सारी चीजें करते हैं। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड मतलब उनको लेवरेजेस दिए जाते हैं, स्पेसिफिक जोन्स बनाए जाते हैं, बफर जोन टाइप, जहां से वो आए, है ना, जिनको सोशियो इकोनॉमिक जोन भी बोलते हैं। एक्सपोर्ट्स आपको पता है कैसे करते हैं। ठीक है, एमएसएमई जो एक नया वर्ड आपको मे भी देखने को मिल रहा हो, मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट द एमएसएमई, तो मैं इसको अच्छे से हाईलाइट करूंगा। बाकी डोंट थिंक कि ये है नहीं, ये सारी पॉइंट्स आपको नीचे देखने को मिलेंगे इंक्लूडिंग एमएसएमई। एमएसएमई का भैया फुल फॉर्म क्या है, एमएसएमई का फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है भैया, ये नोट करना है आपको, हाँ बिल्कुल करना है। ठीक है, देखो क्या लिखा गया है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, मतलब ये एक काइंड ऑफ ये एमएसएमई भैया एग्जैक्टली है क्या, ये मैंने कई बार वर्ड सुना लेकिन समझ नहीं पाया आज तक। एमएसएमई कुछ नहीं भाई, एक काइंड ऑफ बिजनेस मॉडल है। क्या है, एक काइंड ऑफ अ बिजनेस मॉडल है। अच्छा भैया, मतलब एक काइंड ऑफ अ बिजनेस है जिसको एमएसएमई बोलते हैं। बिल्कुल, एमएसएमई के अंडर क्योंकि आपको देखने को मिलेगा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम, मतलब एमएसएमई एक काइंड ऑफ अ बिजनेस मॉडल है जिसके अंदर 3 कैटेगरी डिवाइड होती हैं, माइक्रो स्मॉल और मीडियम। अच्छा भैया, मतलब इसके और क्या है, और जरूर बताएंगे। एमएसएमई जैसा कि मैंने बताया, एक बिजनेस मॉडल है जो कि 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइडेड होता है। एमएसएमई किसी भी टाइप का बिजनेस हो सकता है, लेकिन इसमें प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड नहीं होता। प्राइमरी सेक्टर मतलब जैसे कि एग्रीकल्चर एमएसएमई के अंदर नहीं आता, आपका फिशिंग एमएसएमई के अंदर नहीं आता, आपका डेयरी फार्मिंग एमएसएमई के अंदर नहीं आता। बाकी जितनी भी टर्सरी या फिर सेकेंडरी सेक्टर है, जैसे किसी भी चीज का मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग हो गया, आपको क्लस्टर हब्स बनाने हैं,
आपको गेमिंग इंडस्ट्री बनानी है, सारी एमएसएमई के अंदर आएगी। आपको सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, जैसे आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कुछ कर दिया तो ये एमएसएमई के अंदर आएगा। अच्छा भैया ठीक है, अब भैया ये बताएंगे कि माइक्रो, स्मॉल और मीडियम ये कैसी चीजें हैं। तो देखो माइक्रो मतलब होता है, अगर इसमें दो चीजें देखी जाती हैं, एक होती है इन्वेस्टमेंट, मतलब आपने कितना पैसा डाला, और आपके रिटर्न्स, आपने कितना पैसा कमाया। इन दो चीजों के बेसिस पे आपको इन कैटेगरीज के अंदर डिफाइन किया जाता है, वेदर यू आर अ माइक्रो, वेदर यू आर अ स्मॉल और दी मीडियम एंटरप्राइजेस। अगर आपका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ है, सपोज करते हैं, अगर आपका, सपोज नहीं मतलब ऐसा है ही, ठीक है, सपोज करते हैं अगर आपका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ का है एंड आप 5 टाइम्स रिटर्न दे रहे हो, हमेशा इसमें रिटर्न 5 टाइम्स देखा जाएगा, मतलब अगर आप 5 सीआर का रिटर्न दे रहे हो तो आप माइक्रो के अंदर आओगे। अगर आप 5 सीआर इन्वेस्ट कर रहे हो एंड 25 सीआर का अगर रिटर्न दे रहे हो तो आप स्मॉल के अंदर आओगे। अगर आप 10 सीआर का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो एंड 50 सीआर का अगर रिटर्न दे रहे हो तो आप मीडियम के अंदर आओगे। अभी तक ये चीजें थी, अभी तक मतलब 3 कैटेगरी थी, अगर आप 1, 5 और 10, अगर 5 टाइम्स रिटर्न दे रहे हो, 5, 25 और 50, तो आप माइक्रो, स्मॉल और मीडियम के अंदर कैटेगराइज करे जाओगे। अब भैया होता क्या है, मतलब कैसे, बेसिकली बॉस ये कुछ भी नहीं है। जस्ट सपोज करो, अगर जैसे आपका कोई बिजनेस चल रहा है, आप कोई भी बिजनेस चला रहे हो, आप साड़ी का बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, XYZ, ठीक है, सपोज करते हैं आप टेक्सटाइल का बिजनेस करते हो, आप टेक्सटाइल का बिजनेस कर रहे हो, आपने देखा कि भैया मेरी यार इन्वेस्टमेंट अराउंड 1 करोड़ रुपए आती है और मेरे रिटर्न्स अप्रोक्सीमेटली 5 करोड़ हो जा रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि आप भैया एमएसएमई के अंदर आएंगे क्या? बिल्कुल आप एमएसएमई के अंदर आएंगे, लेकिन आपको ये मान्यता कब मिलेगी? जब आपको ये मान्यता मिलेगी जब आप पीएम एमएसएमई करके एक कंप्लीट योजना भी है एंड इसका एक पूरा प्रॉपर पोर्टल भी है, ठीक है। आप देख सकते हैं एमएसएमई, अभी चाहे तो अभी गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि भैया एमएसएमई पोर्टल, आपको एक प्रॉपर पोर्टल खुल के आएगा, उस पर आपको अपनी इंफॉर्मेशन लॉग इन करनी होती है। लेटर ऑन जब भी आपकी इंफॉर्मेशन वेरीफाई हो जाती है तो आप एमएसएमई कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। तो भैया इससे हमें क्या बेनिफिट होता है? इससे आप गवर्नमेंट के अंदर में आ जाते हैं एंड गवर्नमेंट की काफी सारी स्कीम्स का आपको बेनिफिट देखने को मिलता है इन द एमएसएमई। अब भैया अभी क्यों इंपॉर्टेंट है? अभी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भैया एमएसएमई को बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी बोला जाता है। यू पीपल डोंट बिलीव कि 110 ट्रिलियन की इंप्लॉयमेंट सिर्फ एमएसएमई प्रोवाइड कर रही है। 30% जीडीपी एमएसएमई देती है भैया। जीडीपी का जो टोटल 30% कॉन्ट्रीब्यूशन है वो एमएसएमई का है। डोंट वरी, सारे पॉइंट अभी साइड में लिख दूंगा तो उनको नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एमएसएमई में भी चीजें बदल गई हैं। चीजें क्या बदल गई हैं कि भैया जो इन्वेस्टमेंट और रिटर्न्स के बेसिस पे देखा जाता था, क्योंकि धीमे धीमे इंडिया ग्रो कर रहा है, इंडिया स्टॉक मार्केट ग्रो कर रहा है, बहुत सारे लोग स्टॉक्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं, इस वजह से अभी इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न्स की जो भी पॉलिसीज थी वो रिवाइज कर दी गई है। मतलब अब जो इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न रहेगा वो आपका 4 टाइम्स देखने को मिलेगा। पहले जो आपको 5 टाइम्स देखने को मिलता था वो 4 टाइम्स देखने को मिलेगा। भैया आप बोल रहे थे बढ़ रहा है तो कम हो गया, भैया तो पहले 5 टाइम्स तब तो 4 टाइम्स हो गया। ऐसा नहीं है बॉस, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गई। इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ गई? अगर अब आप 5 सीआर करते हो, अगर आप 5 सीआर करते हो तो आपको 20 सीआर, जो कि आपके इस कैटेगरी के अंदर आएगा माइक्रो, मतलब 1 करोड़ से सीधे 5 करोड़। अगर आप यहाँ पे करते हो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो यहाँ पे शायद 10 करोड़ नहीं, यहाँ पे भाई 25 करोड़, ठीक है। 25 सीआर अगर आप करते हो जो कि आपका स्मॉल कैटेगरी के अंदर आएगा, तो आपको जो रिटर्न्स मिलेंगे वो आपको मतलब 200 करोड़ के अंदर आना चाहिए, 4 टाइम्स, ठीक है। सॉरी 4 टाइम्स 100 करोड़ होगा ना, 4 टाइम्स 100 करोड़, ठीक है। इसके बाद थर्ड ऑप्शन है जो कि मीडियम इंटरप्राइज का आएगा, वो रहेगा 125 सीआर, जिसका आपका 4 टाइम्स अगर आप निकालोगे तो आपका आएगा 500 करोड़, ठीक है। अगर अब आप इतना इन्वेस्टमेंट करते हो और इतना अगर आपको रिटर्न्स मिलता है तो अब आप एमएसएमई के अंदर काउंट होंगे। अब क्योंकि भैया ये बजट में इंक्लूड किया गया है, आपको पता होना चाहिए कि भैया बजट हमेशा अप्रैल के सेशन से स्टार्ट होता है। तो क्या कहना चाह रहे हो भैया कि ये अप्रैल से स्टार्ट होगा? बिल्कुल बॉस, इससे रिलेटेड बात की जा रही है कि ये अप्रैल से बिल्कुल लागू कर दिया जाएगा इसको, ठीक है। अप्रैल से बिल्कुल लागू कर दिया जाएगा, ठीक है। जो एमएसएमई की न्यू चीजें थी वो मैंने यहाँ पे बता दी। अब भैया जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप बता रहे थे कुछ डेवलपमेंट वगैरह से रिलेटेड, है ना, वो बता दीजिए, क्योंकि भैया वही तो हमको बोलने पड़ेंगे जीडी में, तो बिल्कुल यार बता देते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि एमएसएमई की सिग्निफिकेंस क्या है, कहाँ कहाँ पे ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि एमएसएमई की सिग्निफिकेंस। डोंट वरी, ये पीडीएफ आपको इसी फॉर्म में, मतलब विद द एडिटेड फॉर्म, आपको ऑफिशियल टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है। इसी के साथ यार एक और पीडीएफ मेरे को भी देखने को मिली थी, जो आपको पता होना चाहिए कि बजट के पहले बहुत सारे रीएलोकेशंस होते हैं, बहुत सारे ट्रायल्स वगैरह होते हैं, तो उससे रिलेटेड है एक पीडीएफ जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही रिलीज किया ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो मैं उसको भी अपलोड कर दूंगा। सबसे पहली सिग्निफिकेंस क्या है भैया कि क्या होता है सबसे ज्यादा? सबसे पहले होती है भैया एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में एमएसएमई का भाई एक बहुत बड़ा हाथ है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जिनको मैं जी से लिखूंगा। सिग्निफिकेंस ऑफ यहाँ पे लिख देते हैं एमएसएमई, ठीक है, एमएसएमई, ठीक है। इनको भैया क्या बोला जाता है? इनको बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इनको बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी बोला जाता है, बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी।
अच्छा भैया, ये कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करते हैं, तो 110 ट्रिलियन पीपल को सिर्फ एमएसएमईज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं। बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी बोला जाता है। इसके साथ भैया बोले थे कि 30% ये जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं। जीडीपी डेट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसमें भैया ये कंट्रीब्यूट करते हैं। इसके साथ जब हमारी एमएसएमई स्ट्रांग होती है तो हमारे एक्सपोर्ट्स को एक बहुत ज्यादा बूस्ट मिलता है। ये पॉइंट भैया नोट करना है, इसलिए बोला था कि नोट पेन लेके बैठना, अदरवाइज आप ये पॉइंट्स कुछ टाइम बाद भूल जाओगे। एक्सपोर्ट में हेल्प करता है यार, क्या एमएसएमई लिखने लगा आपके साथ। एक्सपोर्ट में हेल्प करता है, एक्सपोर्ट ऑफ द गुड हो गया, ठीक है, गुड्स लिख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि प्राइमरी सेक्टर की चीजें नहीं आएगी यहाँ पे, मैन्युफैक्चरिंग और मतलब जो आपका सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर की चीजों को इंक्लूड किया जाता है अंडर एमएसएमई। मतलब ये जैसे फिशिंग हो गया, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, जैसे प्लांटेशन हो गया, ये सारी चीजें एमएसएमई नहीं आती। बिल्कुल भाई, ये नहीं आती है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पास एक बहुत बड़ा खेत है, आप खेती करते हो जिसका टर्नओवर 1 करोड़ है, मतलब इन्वेस्टमेंट आप 1 करोड़ करते हो और आपका रिटर्न 5 करोड़ मिलते हैं, तो आप कहोगे भैया मुझे एमएसएमई में इंक्लूड कर लो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आगे क्या है, इससे आपकी एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ती है। प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप को एक बहुत बड़ा बूस्ट देखने को मिलता है ड्यू टू एमएसएमई। आगे भैया और भी कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्या? बिल्कुल भाई, फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन जो हम देखते हैं ना, जैसे कि क्रेडिट्स हो गया, जो कि लोन प्रोवाइड करना हो गया, एमएसएमई प्लेस अ क्रूशियल रोल इन इंडियन इकोनॉमी। मतलब आप समझ भी नहीं सकते भाई इनकी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। सो ये सारे पॉइंट्स आपको लिख लेने हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड क्रेडिट ग्रोथ, ठीक है। सो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ऑलमोस्ट 6 पॉइंट हो गए आपके रिलेटेड टू एमएसएमई, ठीक है। और भी चीजें ऐसे ऐसे आती हैं तो बताता जाऊंगा। सो एमएसएमई होप से समझ में आ गया होगा, सारी चीजें बिल्कुल बता दी। मेन जर्नी और डेवलपमेंट क्या है, 4 चीजों में भैया 4 चीजों में डिवाइडेड है, जिसमें एमएसएमई को भी हमने बहुत अच्छे से देख लिया। आगे एग्रीकल्चर, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट को भी देखने वाले हैं। मेन अल्टीमेट गोल क्या है, विकसित भारत कैसे करना है, गाइडिंग स्पिरिट रहनी चाहिए हमारी इंक्लूसिविटी भैया ऐसी ग्रोथ होती है जहां पे वेलबिंग सोशल सेक्टर ऑफ सोसाइटी, बिल्कुल छोटे सेक्टर ऑफ सोसाइटी को भी हम अपने साथ लेके चलते हैं, उसको हम इंक्लूसिव ग्रोथ बोलते हैं। आगे, अ कंट्री इज नॉट जस्ट इट्स सॉइल, एक कंट्री सिर्फ उसकी मिट्टी नहीं होती, उसके लोगों से बनते है वो देश। बिल्कुल सही है भैया। तो हमें एस्पिरेशन कहां से मिलती है, विकसित भारत की। जब भी भैया विकसित भारत का नाम आएगा तो आपको ये कुछ पॉइंट बोलने ही बोलने हैं, ठीक है। एक्सेलरेट ग्रोथ में हमेशा हम याद रखेंगे कि भैया हम इंक्लूसिव ग्रोथ की बात कर रहे हैं। कैसी बात कर रहे हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। सिक्योर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, वही आ गया देखो, हमें ग्रोथ तो चाहिए है, जो कि स्टेडी ग्रोथ हो गया, वैसी बात है ना। स्टेडी ग्रोथ मतलब एक कांस्टेंट रेट पे हम हमेशा बढ़ते रहें, दैट इज स्टेडी ग्रोथ। उसके साथ इंक्लूसिव डेवलपमेंट होनी चाहिए। एनहेंसिंग स्पेंडिंग पावर ऑफ द इंडिया रेजिंग मिडिल क्लास, जो कि भैया टैक्स रिलैक्सेशन, मतलब बजट में भाई और कुछ बात ही नहीं की गई, सिर्फ 2 चीजों को छोड़ के, दैट इज टैक्स रिलैक्सेशन, की भैया टैक्स रिलैक्सेशन मिल गया है ना, रिलैक्सेशन। एंड दूसरा क्या हो गया भैया, दूसरा बिहार की बात, ठीक है। हम लेकिन जियोपॉलिटिक्स में या फिर मतलब पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। ऐसा नहीं कहेंगे हम कि भैया बिहार में इलेक्शन, मतलब बिहार की कोलिशन गवर्नमेंट या फिर वहां पे इलेक्शन है तो इस वजह से ये सारी चीजें हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। हम अपने एसएसबी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, क्योंकि वहां पे भैया टैक्स रिलैक्सेशन हमको देखने को मिला है बहुत ज्यादा, बताऊंगा कैसे मिला है। एंड मतलब यहां से भी ये घाटा होने वाला है फिर फायदा होने वाला है, ये भी चीजें थोड़ी डिस्कस कर लेंगे। आगे देखो, इनविगोरेट प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए भाई बहुत सारी चीजें की गई है। मतलब आप देखो कि प्रॉपर हब्स बनाए गए हैं और ये सारी चीजें इसी पीडीएफ में इंक्लूडेड है, बताऊंगा। अपलिफ्ट हाउस होल्ड सेंटीमेंट, भैया ये क्या चीज है, मतलब देखो 5 इंस्पिरेशन है, ये वर्ड टोटल समझ में आ गया। मतलब ग्रोथ करनी है, स्टेडी ग्रोथ होगी, इंक्लूसिविटी को मेंटेन करना होगा, मिडिल क्लास के लिए हमने कराया टैक्स रिलैक्सेशन, जिस कारण उनकी राइजिंग कैपेसिटी, मतलब जो एक्सपेंडिंग कैपेसिटी है, स्पेंडिंग कैपेसिटी है, वो भैया बढ़ जाए, है ना। इस बार बोला भी गया निर्मला सीतारमन जी के द्वारा कि भैया जो भी आप इन्वेस्ट करता है, जो भी मिडिल क्लास, अब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। इनविगोरेट प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को भैया बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, चीजें प्राइवेटाइजेशन पे जा रही है, ठीक है भैया। ये पॉइंट समझ नहीं आया। अपलिफ्ट हाउस होल्ड सेंटीमेंट, ये भैया कैसे बताएंगे हम जीडी में। अपलिफ्ट हाउस होल्ड सेंटीमेंटर में यार कुछ डिफरेंट पॉइंट्स आते हैं जिनको मैं लिखने वाला हूं, तो आप क्या करेंगे, उनको नोट डाउन करेंगे, ठीक है, जिसको मैं ब्लैक पेन से हाईलाइट करूंगा। देखो इसके अंदर कुछ पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि आपका कभी भी हाउस होल्ड सेंटीमेंट, जैसे अगर आप पूरी कंट्री को एक घर मानो, एक पूरी कंट्री को जो आप घर मानते हो, तो उसके सेंटीमेंट मतलब इमोशनल कनेक्टिविटी कैसे अपलिफ्ट होती है, कैसे बढ़ती है, तो वो कैसे होगी, वो कुछ फर्दर पॉइंट्स पे होगी। जैसे अगर आप टैक्स रिलैक्सेशन देते हो तो नॉर्मल सेक्टर ऑफ सोसाइटी आपसे बहुत ज्यादा खुश रहता है, ठीक है। हाँ भैया सही बोल रहे हो, टैक्स रिलैक्सेशन मतलब। अच्छा भैया ये पॉइंट आप क्यों लिख रहे हो, ये भैया पॉइंट आपको बोलने हैं जीडी में, इसलिए लिख रहा हूं, ठीक है। टैक्स रिलैक्सेशन। आगे, कंट्रोल करते हो अगर आप इन्फ्लेशन पे, ठीक है, कंट्रोल ऑन इन्फ्लेशन।
अगर आप इन्फ्लेशन पे कंट्रोल करते हो तो एक बहुत बड़ा आपको सपोर्ट देखने को मिलता है। हाँ भैया, मतलब सेंटीमेंट्स जुड़ते हैं। हाउस होल्ड के जो लोकल पीपल है, जो मिडिल क्लास पीपल है, उनको बहुत ज्यादा चीजें देखने को मिलती हैं। थर्ड क्या हो सकता है भैया, सब्सिडीज आप प्रोवाइड कराते थे, है ना, अब तो खैर इतनी ज्यादा नहीं आती है, मतलब बहुत लिमिटेड सेक्टर्स को आती हैं, लेकिन हाँ अभी भी आती हैं सब्सिडीज। एंड जो भी वेलफेयर स्कीम्स वगैरह हो गई, ठीक है, वेलफेयर स्कीम जहां पे अभी हम देखेंगे कि भैया जो आपकी क्या बोलते हैं, आपके जो आंगनवाड़ी वगैरह है, पोषण योजना है, उसके लिए तो मतलब भाई एक मतलब बहुत ही अच्छी चीज देखने को मिली कि वहां पे एआई का इंटीग्रेशन किया गया है, बताऊंगा कैसे भी। फोर्थ वन क्या होगा, बूस्ट करते हैं आप एम्प्लॉयमेंट को एंड वेजेस बढ़ाते हैं, बूस्ट एम्प्लॉयमेंट एंड अगर आप वेजेस को इंक्रीज करते हैं तो। फिफ्थ वन क्या होगा, जब आप क्या करते हैं, जो भी कभी लोन प्रोवाइड कराना होता है तो आप भैया उसको लोअर कर देते हैं, लोअर बोल सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट, लोअर इंटरेस्ट रेट फॉर लोन्स एंड ईएमआई पे आप चीजें प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। ये भी तो एक कुछ इसी सेक्टर का देखने को मिलता है, तो यहां से जो अपलिफ्ट होते हैं हाउस होल्ड के सेंटीमेंट वो बढ़ते हैं। 6 क्या हो सकता है, जब आप सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, सोशल सिक्योरिटी मतलब हर सेक्टर ऑफ सोसाइटी को एक तरीके से हम सिक्योर करके रखेंगे। इसी के साथ आप जब पेंशन जैसी बातें करते हैं तो भी हमको लोकल सेक्टर ऑफ सोसाइटी को बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं। तो ये कुछ वो पॉइंट्स हो गए जो आपको बताने हैं जब भी कभी हाउस होल्ड सेंटीमेंट्स को आपको बढ़ाना हो। अब देखो इन पॉइंट्स को आपको रिलेट करना आना चाहिए, ठीक है। वो कैसे आएगा, वो जब आएगा जब आप ग्लोबल नेक्सस को अच्छे से फॉलो करोगे, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे अब बात करते हैं कि भैया किन किन चीजों पे डेवलपमेंट की बात की जा रही है और वो कैसे हो रही है। देखो डेवलपमेंट मेजर्स फोकसिंग ऑन दी 4 चीजों पे फोकस किया गया है, मेनली 4 चीजों पे फोकस किया गया है। डेट इज गरीब, डेट इज पुअर, ठीक है, यूथ जो आप जानते हो कि अपन लोग, अन्नदाता मतलब फार्मर्स, ठीक है, और नारी डेट इज यू फीमेल या फिर मदर्स, ठीक है, उनके लिए किया गया। आगे देखो, आगे बोलते हैं स्परिंग एग्रीकल्चर ग्रोथ। अभी देखो एग्रीकल्चर मैंने बताया था ना, ये 4 सेक्टर हैं, 4 सेक्टर जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट। जहां से हम स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहले किससे, एग्रीकल्चर से स्टार्ट करके। भैया स्परिंग यहाँ पे कुछ देखने को मिल रहा है, भैया इसका वर्ड बता देंगे जरा, इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं है हमारी। स्परिंग का बेसिकली मतलब होता है किसी भी चीज को इनकरेज करना। क्या करना भैया, इनकरेज करना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं इनकरेज, encourage that is spurring एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड बिल्डिंग रूरल प्रॉस्पेरिटी को, मतलब रूरल आपको पता हो ना, रूरल और अर्बन 2 एरियाज होते हैं, अर्बन मतलब शहरी और रूरल मतलब गांव के वाले एरिया। तो हम चाहते हैं कि भैया जो एग्रीकल्चर ग्रोथ है वो इंकरेज करे, वो बढ़े, एंड बिल्डिंग करना है हमें क्या, रूरल प्रॉस्पेरिटी, मतलब गांव वाले एरिया में भी हमें संपन्नता देखनी है। अच्छा भैया ठीक है, समझ गए। आगे भैया आगे क्या लिखा गया, अब देखो ये डिफरेंट स्कीम्स हैं जिसके अंडर हमें चीजें करनी है। लेकिन अगर मैं इसमें बात करूं कि भैया अगर सिर्फ इतना छोटा टॉपिक आ गया तो हम कैसे 4 पॉइंट देने वाले हैं, तो हम भैया जो 4 पॉइंट देंगे जो कि आपके मतलब जो ये फार्मर्स वगैरह हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि पहली चीज हम क्या कर सकते हैं, हम खुद दिमाग से सोचो कि अगर आपको एग्रीकल्चर इंप्रूव करना है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले जितनी भी फैसिलिटीज है एग्रीकल्चर से रिलेटेड उनको बढ़ाओगे, मतलब इंप्रूविंग एग्रीकल्चर टेक्निक्स, ठीक है, टेक्निक्स, मतलब पहला पॉइंट करेंगे कि भैया एग्रीकल्चर टेक्निक्स को बढ़ाएंगे। हाँ भैया बिल्कुल सही बात है। दूसरा पॉइंट भैया, दूसरा पॉइंट क्या करेंगे, अब इसलिए बोलते हैं कि वीडियो भी देख लिया करो, है ना। अब जैसे भाई आप देखोगे अब डायरेक्ट पीडीएफ से तो आपको मे भी इतना समझ में नहीं आए कहां से पॉइंट कहां लिखा है। सेकंड पॉइंट क्या है, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट। अच्छा भैया ये आप पॉइंट क्या क्यों लिख रहे हैं भैया, ये क्या इंपॉर्टेंट है क्या, बिल्कुल भाई इंपॉर्टेंट है। अभी आप जो ये देख रहे हो ना केसीसी, यही है जो अभी मैंने बोला इंप्रूविंग एग्रीकल्चर टेक, यही है भैया धन धान्य कृषि योजना। इसीलिए बोलता हूं जब आप ये स्कीम्स के भाई नाम लोगे ना, मतलब सोचो जीडी में कितना बड़ा इंपैक्ट जाने वाला है आपका। बच्चे ढूंढते रह जाते हैं कि भैया कौन सी स्कीम बोलनी है, कौन सी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट आपका हो जाएगा इन्वेस्ट करना है भैया, इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, फोर्थ पॉइंट। अच्छा इसमें एक बता देता हूं ये, क्योंकि एक थोड़ा इस पॉइंट के सब पॉइंट निकल के आएगा, डेट इज कि भैया जब भी हम कभी इन्वेस्ट करते हैं एग्रीकल्चर के सेक्टर में तो भैया हमें एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चल रही है एज ऑफ नाउ, जिसको हम कोल्ड स्टोरेज होम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोल्ड स्टोरेज होम्स। भैया ये क्या होते हैं, जब आप अपनी पोस्ट हार्वेस्ट कर लेते हो, मतलब जब भी आप कभी हार्वेस्ट पीरियड के बाद, जो कि आपका पोस्ट हार्वेस्टिंग पीरियड होता है, जहां पे आपको अपनी खेती या फिर जो भी आपने उगाया था उस अनाज को आपको जब एक
स्टोरेज करके रखना होता है अच्छे से, तो उसके लिए भैया ये सारे गांव में प्रोवाइडेड नहीं है एज ऑफ नाउ इवन। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट बहुत धड़ल्ले से एकदम से इन्वेस्टमेंट करे। हाँ भैया ठीक है, समझ गए। फोर्थ पॉइंट भैया बताने वाले थे, फोरमोस्ट होगा भैया प्रमोटिंग सस्टेनेबल, क्योंकि हम भैया कभी भी ये चीजों को इसको अलग नहीं रख सकते, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, सस्टेनेबल प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। सो शॉर्ट में लिख दिया। चार चीजें, इंप्रूविंग क्या करना है, एग्रीकल्चर टेक को, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट, इन्वेस्टमेंट इन द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रमोटिंग सब्सिडीज डेवलपमेंट, ठीक है। अब पहली पढ़ते हैं, जहां पे लिखी दी गई है भैया, जो इंपॉर्टेंट है आपकी, जिसको मैं हाईलाइट करना चाहूंगा किसी पॉइंट से, इससे करते हैं। चलो, प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना डेवलपिंग एग्री डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है क्या भैया? देखो एक स्कीम है, अब चीजें भाई सुनते जाना। एक स्कीम है जिसका नाम है धन धान्य कृषि योजना, ठीक है। इस स्कीम के अंदर क्या किया गया है, आपके टोटल 100 डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपकी बनाई जाएंगी एग्री डिस्ट्रिक्ट मतलब इसमें ये करा गया है, मतलब एक जैसी स्कीम है। स्कीम का नाम है धन धान्य कृषि योजना। इस स्कीम के अंदर ये इंश्योर किया जाएगा कि भैया जितने भी 100 डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई किया जाएगा इन ऑल ओवर द इंडिया, ऐसे 100 डिस्ट्रिक्ट जिनको ऑल ओवर द इंडिया से आइडेंटिफाई किया जाएगा, उनको हम एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट में कन्वर्ट करेंगे। और होगा कैसे, ये होगा जब आप 1.7 CR पीपल की हेल्प करने वाले हो, इतने फार्मर्स की हेल्प करने वाले हो। अब ये होगा कैसे, इसके भी देखो पॉइंट्स देख लेते हैं, हालांकि नीचे मिलेंगे आपको, जैसे कि SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप को हम इंप्रूव करेंगे, हम इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे, हम यहाँ पे भी MSME की लोन सपोर्ट का फायदा उठाएंगे। ऊपर अगर आपको याद हो तो हमने एक पॉइंट लिखा था MSME, देखो मैंने बताया MSME प्राइमरी सेक्टर में नहीं आता, लेकिन MSME में मैंने आपको एक पॉइंट लिखाया था, डेट इज प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप, जिसको अगर हम थोड़े से निचले लेवल पे देख लें तो भैया आपका जो MSME जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ठीक है, समझ गए होगे। मतलब ये ठीक है, पहली स्कीम तो समझ में आ गई। दूसरी क्या कहना चाह रही है, दूसरी आपकी एनहेंस्ड क्रेडिट थ्रोस, KCC। भैया ये क्या चीज है, KCC अगर किसी को नहीं पता तो इसका फुल फॉर्म होता है किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड। अच्छा भैया ठीक है, मतलब इसका मतलब किसान क्रेडिट कार्ड होता है। क्रेडिट देखो जब भी कोई वर्ड आता है तो ये मनी से रिलेटेड आता है। किसान को एक क्रेडिट देना है एज अ फॉर्म ऑफ अ कार्ड, मतलब सीधी सी बात है भैया, किसान को पैसा प्रोवाइड कराना है। क्यों कराना है, क्योंकि भैया किसान मनी लेंडर से पैसा लेते थे। क्यों लेते थे, क्योंकि भैया वहां पे उन्हें कोलेटरल जमा नहीं करना पड़ता था, बस वो क्योंकि जानते थे, तो इस बेसिस पे उनको लोन वगैरह मिल जाता था। ये हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं इकोनॉमिक्स में, जिसके कारण लोकल पीपल ऑफ सोसाइटी या फिर जो लोकल फार्मर्स हो सकते हैं उनका बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन देखने को मिलता था। अब इस एक्सप्लॉयटेशन के चक्कर में भैया वो उस एक लूप होल में घुस जाते थे। इस लूप होल में कि भैया वो कभी भी अपना इंटरेस्ट ही पे नहीं कर पाते थे, तो प्रिंसिपल अमाउंट तो बहुत आप छोड़ी। तो इस वजह से किसानों के लिए निकाली गई गवर्नमेंट के द्वारा एक KCC स्कीम, जिसका नाम है किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, जिसके अंदर क्या होता है 7.7 करोड़ फार्मर्स को, जो कि फिशर, देखो अच्छा हाँ, इसमें पहले किसान से सिर्फ आपको नाम देखने को मिल रहा होगा, बट इसमें किसान सिर्फ आते थे इनिशियली जब ये बनी थी तब, लेकिन लेटर में इसको अपग्रेड किया गया, रिवैम्प्ड किया गया। रिवैम्प्ड भैया एक वर्ड है जिसका नाम अपग्रेडेशन होता है, ठीक है। सो उसके बाद इसमें प्राइमरी सेक्टर जितनी भी होते हैं, जैसे आपके फिशिंग हो गया, आपका डेयरी फार्मर्स हो गया, सारी चीजों को इंक्लूड कर दिया गया है अंडर दी KCC। अब इसमें क्या होगा, विद एनहेंस्ड लोन ऑफ दी 5 लाख, आपको 5 लाख का लोन मिल सकता है, जो कि सब्सिडाइज्ड रेट पे मिलता है, जो कि 4% से कम होती है, ठीक है। कितने में मिलता है, जो आपकी रेट होती है वो 4% से भी कम पे होती है। आपको आपके शोइंग पीरियड में, मतलब जब आप प्लगिंग पीरियड करते हो ना, आपको पता होगा कि फेज होता है, डिफरेंट प्लगिंग फेज होता है, फिर उसके बाद सोइंग फेज होता है, तो आपको प्लगिंग फेज में ही ये सारा का सारा लोन देखने को मिल जाएगा। एंड इसमें आपको एक लेवरेज मिलता है कि भैया जब आपकी हार्वेस्ट वगैरह हो जाए तब आप इसको सबमिट कर दो। अब भैया अगर सपोज करो किसी की खेती बर्बाद हो गई तो भैया उसके लिए एक अलग स्कीम है, जो PM करके कुछ नाम थी यार, ठीक है, मैं भूल गया भाई, सॉरी, ठीक है। तो उस स्कीम के अंडर आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल जाते हैं, और इस किसान क्रेडिट कार्ड की वैलिडिटी आपकी कंप्लीट 5 साल तक होती है। मतलब अगर 5 साल तक भी ऐसा लूप होल चलता रहे तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप उसका रीपेमेंट कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको पैसा चाहिए तो वो भी देती है इस स्कीम के अंदर, समझ गए ना, होप सो सब समझ गए होगे। आगे देखो, मिशन फॉर दी कॉटन प्रोडक्टिविटी, जहां पे आपको मतलब कॉटन भी ये करके हो रहे हैं। बेसिकली कॉटन सबसे पहले देखो इंपॉर्टेंट होती है बहुत सारी चीजों में, स्पेशली आपके मेडिकल सेक्टर में कॉटन का एक बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। सो मिशन फॉर दी कॉटन प्रोडक्टिविटी, जिसके लिए कॉटन के लिए अगर बात कर ले थोड़ी सी ज्योग्राफी से रिलेटेड कि भैया कॉटन के लिए कौन सी सॉइल इंपॉर्टेंट होती है, तो डेट इज योर ब्लैक सॉइल, ठीक है। सो मिशन फॉर दी कॉटन प्रोडक्टिविटी, जहां पे बोला गया है कि भैया अगले 5 सालों में हमारा मिशन है फैसिलिटेट इंप्रूवमेंट इन दी प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ द कॉटन फार्मिंग। हम चाहते हैं कि भैया कॉटन में हम बहुत अच्छा करें। क्यों करें, इसके 2-3 रीजन है। देखो,
इंडिया को मैंने आपको बताया ना, इंडिया भैया कुछ चीजों में स्पेशलिटी हासिल करना चाह रहा है इन दी 2025, जो कि जिसमें आपका पहला सेक्टर अगर एग्रीकल्चर में बोलूं डेट इज कॉटन, ठीक है। दूसरा आपका क्या, राइस। हम चाहते हैं कि भैया वर्ल्ड का जो बेस्ट क्वालिटी राइस हो सिर्फ इंडिया से निकले। थर्ड भैया आप देखो हैंडमेड जितनी भी पोट्री है, मतलब आप देख रहे होगे, अगर आप कभी बेंगलोर वगैरह गए हो तो आपने देखा होगा भैया वहां पे तो एक एक्सटेंसिव लेवल पे इन सारी चीजों को प्रमोट किया जाता है, मतलब पोइट्री के अंडर दुकानें तक होती हैं, ठीक है। आगे देखो, अब तो ये कई रेलवे स्टेशन पे आपको देखने को मिल जाएंगी, जो KSR है ना बेंगलुरु का, उधर बहुत है ना। आगे आगे एक और सेक्टर हो गया, डेट इज आपका जो भी हैंडलूम चीजें बनाई जा रही हैं। जैसे कि अगर आपको भी पता हो तो रिसेंटली इस पे मतलब एक मुद्दा नहीं खड़ा करना चाहेंगे, हम पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे बिल्कुल। आपको अगर पता हो तो अभी रिसेंटली जो बजट दिया गया, बजट किसके द्वारा दिया गया, निर्मला सीतारमन जी के द्वारा, जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है। उनको भैया जिस दिन वो प्रेजेंट कर रही थी उस दिन उन्हें घी शक्कर खिलाया गया था बाय दी अपने प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी। एंड उन्होंने एक स्पेसिफिक तरीके की साड़ी पहनी थी जो कि मधुबनी पेंटिंग के अंदर आती है। क्यों? क्योंकि भैया वो बिहार के द्वारा गिफ्ट की गई थी। अब यार ऐसे इसमें भाई पॉलिटिक्स में मत जाना, क्यों नहीं जाना मैं आपको बताता हूं। देखो, मधुबनी पेंटिंग अ काइंड ऑफ स्पेशल पेंटिंग है जिसको GI टैग मिला है, ठीक है। हालांकि इसमें मैं पढ़ने की आवश्यकता है नहीं है सच, क्योंकि आपसे SSB में ही कभी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन तब भी बात कर लेते हैं। चलो, मधुबनी पेंटिंग जो कि स्पेशल काइंड ऑफ पेंटिंग है, इसको भैया इंडिया प्रमोट कर रहा है। हम चाहते हैं कि भैया ये वर्ल्ड लेवल पे लोग इसको पसंद करें, ठीक है। अच्छा, मधुबनी पेंटिंग जो कि बिहार की एक लोकल पेंटिंग है जिसको GI टैग मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग मिला हुआ है, ये इसी साल मतलब जो आपके रिसेंटली 2024 या 2025 में एक आपकी फीमेल है जिनका नाम है आपकी दुलारी देवी, ठीक है। दुलारी देवी जी, दुलारी देवी जी आपकी एक फीमेल है जो कि इसको प्रमोट करती हैं, मतलब वो मधुबनी पेंटिंग में मास्टर हैं, अ काइंड ऑफ आर्किटेक्ट, ठीक है। उस तरीके से वो मास्टर हैं इसमें। तो बेसिकली होता क्या है ना, इन्होंने जब इनको अभी रिसेंटली इसी मधुबनी पेंटिंग के लिए इनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो उस सम्मान में इन्होंने क्या किया था, एज अ गिफ्ट दिया था किसके, आपको प्रेसिडेंट को, क्योंकि प्रेसिडेंट क्या करता है अभी, प्रेसिडेंट ही तो देता है आपका ये सारे पद्मश्री वगैरह वगैरह। तो इन्होंने एक साड़ी जो कि उस मधुबनी पेंटिंग पे बेस्ड थी तो वो दी गई थी उनको, ठीक है। तो अब क्योंकि वो स्पेशल ऑकेशन के लिए कभी ना कभी पहननी थी, तो फाइनेंस मिनिस्टर के लिए यार अपनी एक पूरी की पूरी मतलब साल का एक पूरा का पूरा वो रखना है ना, कि मतलब पूरा का पूरा बजट रखना है, इटसेल्फ अ वेरी ह्यूज। आप जब पूरी वीडियो देख लोगे ना तो आपको समझ में आएगा। तो इस वजह से वो उस साड़ी की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। सो वो साड़ी इसलिए उस दिन पहनी गई थी, और उसका एक हो गया कि भैया बिहार में इलेक्शन है जिस वजह से पहनी गई। अब बाकी देखो सोचने के लिए हो भी सकता है, मे बी ऐसे कुछ चीजें हो, लेकिन हमें पॉलिटिक्स में नहीं आना है ना। हम सिर्फ अपने लेवल तक रखेंगे कि भैया हमें ये चीजें पता होनी चाहिए थी। आगे देखते हैं, आगे आपका देखने को मिलेगा नेशनल मिशन ऑन दी हाई यील्डिंग सीड्स। मैंने आपको इनिशियली अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पॉइंट नंबर 1 में ही लिखा था कि भैया हमें टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट करना होगा। टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट से मेरा मतलब सिर्फ ये नहीं था कि आप हार्वेस्टिंग मशीन्स को बहुत अच्छा बना लो, आप AI को इंटीग्रेट करा दो इसमें, नहीं, आप जो सीड्स जो आप बोओगे वही आप पाओगे, है ना, एक बहुत बड़ी कहावत है। तो हम चाहते हैं कि भी हम ऐसे सीड्स को पॉइंट टारगेटिंग डेवलपमेंट ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ द सीड्स एंड द हाई यील्डिंग, जो कि पेस्ट रेजिस्ट हो, क्लाइमेटिक रेजिलेंस से बच सके। मतलब अगर कभी अचानक से गर्मी सर्दी या फिर कभी भी क्लाइमेट में चेंज होता है तो हम चाहते हैं कि भी हमारे पास ऐसे सीड्स हो जो इन सारी चीजों को हैंडल कर पाए, ठीक है। एक बहुत बड़ी स्कीम जिसकी वजह से भी कंट्रोवर्सी हुई थी, डेट इज आपका मखाना बोर्ड इन बिहार। मखाना बोर्ड एक कंप्लीट बनाया जा रहा है बिहार में, फिर वही पॉलिटिक्स वाली बातें आ गई। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इसका ऐसा सच कुछ नहीं है। मखाना जो कि जिसको इंग्लिश में हम फॉक्स नट के नाम से जानते हैं, ठीक है, इंग्लिश में हम इसको फॉक्स नट के नाम से जानते हैं। एंड ये बिहार में इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि बिहार इज द ओनली स्टेट इन द इंडिया जो कि भैया फॉक्स नट में एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टिंग स्टेट निकल के आता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत एन नंबर में प्रोडक्शन होता है ऑफ दी फॉक्सनट, जिसको हम मखाना बोलते हैं, ठीक है। इसको देख सकते हो, टू बी सेटअप, अच्छा यहाँ पे एक बोर्ड बनाया जाएगा, टू बी सेटअप टू इंप्रूव प्रोडक्शन प्रोसेसिंग एंड द वैल्यू एडिशन एंड मार्केटिंग एंड दी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द FPO। भैया FPO क्या है, डोंट वरी बताता हूं, ठीक है। सबसे पहले देखो कि एक भैया मखाना बोर्ड बनाया जा रहा है बिहार में। क्यों बनाया गया, क्योंकि बिहार में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है मखाना में, एक बहुत बड़ी कल्टीवेशन होता है इन दी ऑफ दी मखानास, ठीक है, जिसको हम फॉक्सनट के नाम से जानते हैं। वो इसलिए बनाया जा रहा है जिससे हम प्रोडक्शन प्रोसेसिंग एंड जो वैल्यू एडिशन है उसको बढ़ा सकें ऑफ दी मखाना, जिसके मखानों को भी वर्ल्ड लेवल पे मतलब ग्लोबल लेवल पे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं फ्रॉम द इंडियन साइड। अच्छा भैया ठीक है, समझ गए। अब भैया ये FPO जरा कुछ लिखा था क्या भैया, वो ही बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। देखो बॉस यहाँ पे लिखा है FPO। FPO का फुल फॉर्म होता है फार्मर प्रोसेसिंग, सॉरी, आपका FPO होता है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन।
आई नो आपके माइंड में एक डाउट ये आ रहा होगा कि भैया जब बिहार में ही ये सारे एक्सपोर्ट वगैरह करते ही हैं जब वो, तो हम क्यों चाहते हैं कि मतलब और ये सारी चीजें क्यों करी जा रही हैं, ये मतलब जो हम बोल रहे हैं कि प्रोडक्शन होना चाहिए, प्रोसेसिंग होना चाहिए, वैल्यू एडिशन होना चाहिए, मार्केटिंग होना चाहिए, जब वो तो ये सारी चीजें कर ही रहे हैं भैया, तभी तो वो इतना ज्यादा एक्सपोर्ट कर पा रहे होंगे। आपने क्योंकि रिसेंटली बोला कि भैया वो बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा कल्टीवेशन होता है मखाना। बिल्कुल सही बात है। अब देखो इसके लिए एफपीओ कॉन्सेप्ट का समझना होगा। एफपीओ कॉन्सेप्ट जो कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कॉन्सेप्ट है, ये है क्या, ये कुछ नहीं है जैसे आप सेल्फ हेल्प ग्रुप देखते हो ना, SHG, जो कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल होता है, ऐसे ही एफपीओ है जो कि फार्मर्स का एक ग्रुप होता है, कलेक्टिव ग्रुप होता है। अच्छा इसमें होता क्या है, जितने भी भाई फार्मर्स के ग्रुप होते हैं ना, इनको स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कुछ सब्सिडीज वगैरह प्रोवाइड की जाती हैं, इनको टेक्नोलॉजी के बारे में अच्छे से इंटीग्रेट कराया जाता है, इनको स्पेशल वेबिनार्स, स्पेशल सेमिनार्स, स्पेशल टेक्निक्स के थ्रू इनको बताया जाता है कि इनको टेक के साथ कैसे इंटीग्रेट करना है, इनको किस सॉइल के साथ कैसी चीजों को लेके जाना है, इनको अपनी प्रोडक्टिविटी को कैसे इंप्रूव करना है, इनको क्वालिटी कैसे मेंटेन करनी है, इन सारी चीजों से रिलेटेड इनको प्रॉपर गाइड किया जाता है अंडर दिस एफपीओ यूनिट्स। मतलब अगर आप गाइड करें तो ऐसा थोड़ी कि भाई आप एक एक फार्मर को जाके गाइड करोगे, इसलिए बोला गया कि आप एफपीओ बना लो, एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना लो जो कि कुछ प्रोड्यूस करने वाले हैं, उनका एक कलेक्टिव ग्रुप बना लो फार्मर्स का, जिसको हम एफपीओ के नाम देंगे। अब एफपीओ के नाम से हम गवर्नमेंट में इसमें सेपरेट बजट एलोकेट कराएंगे, जिसके बेसिस पे हम आपको टैक्स चाहिए, सब्सिडीज चाहिए, है ना, आपको कैसे इंप्रूव करना है, क्या क्या आपको इक्विपमेंट चाहिए, क्या क्या हाई यील्डिंग सीड चाहिए, सब कुछ हम प्रोवाइड करेंगे बस, लेकिन आपको क्वालिटी पे बहुत अच्छे से वर्क करना है, जिस कारण हम वर्ल्ड लेवल पे एक्सपोर्ट कर पाए। होप सो समझ गए होगे, है ना। एंड स्लाइड भी भाई अच्छी लग रही है देखने में, देख रहे हो। आगे चलो बात करते हैं। अच्छा, आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको उन्होंने वैसे ही हाईलाइट कर रखा है, तो इससे रिलेटेड पॉइंट्स भी आपको सीधे देखने को मिल जाएंगे। आत्मनिर्भरता इन द पल्सेस, पल्सेस जो कि हम दालें बोलते हैं, उसमें हमने किया है कि लॉन्च अ 6 ईयर मिशन विद स्पेशल फोकस ऑन दी तुर। तुर क्या होता है भैया, तुअर की दाल, जिसको हम अरहर की दाल बोलते हैं, ठीक है, येलोइश होती है, ठीक है। अच्छा ऐसा कौन था भाई छोटे में जो दाल बाय द नेम ऑफ कलर याद रखते थे, ठीक है, इंक्लूडिंग मी, मैं मतलब ऐसे ही रखता था, येलो कलर की होती है, ठीक है। उड़द एंड मशूर, एम्फेसाइजिंग, 3 दालों पे सबसे ज्यादा फोकस किया गया, डेट इज तुअर की दाल, उड़द की दाल, मशूर की दाल। तुअर की दाल मैंने आपको बताया अरहर की दाल बोलते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट, डेवलपमेंट एंड द कॉमर्शियल अवेलेबिलिटी ऑफ द क्लाइमेट रेजिलेंट सीड, वही यार हाई यील्डिंग सीड्स, मतलब ऐसे सीड्स हमें चाहिए जो कि क्लाइमेट रेजिस्टेंस हो, पेस्ट रेजिस्टेंस हो, ठीक है भैया। एनहेंसिंग प्रोटीन कंटेंट, हम चाहते हैं कि भैया प्रोटीन का कंटेंट दाल में बढ़े, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन्स जो प्रोटीन का एक बोल सकते हैं रिच जो कंपोनेंट होता है, ऐसा कोई कंपोनेंट जो कि बहुत ज्यादा रिच होता है प्रोटीन, तो हम पल्सेस देखते हैं इन द वेजिटेरियन, ठीक है। आगे देखो, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, क्योंकि इसका एक बहुत हैवीली कंजम्पशन होता है, ठीक है। आप ही देखो तो आपके घर में ऑलमोस्ट 2 से 3 दिन में एक बार दाल तो बनी जाती होगी, है ना। फोर्थ वन क्या होगा, इंप्रूविंग पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज एंड द मैनेजमेंट एश्योरिंग रेम्यूनरेशन प्राइजेस टू द फार्मर्स। भैया ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है, इसको जरा हाईलाइट कर देंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर देंगे इसको हाईलाइट। इस पे देखो देखने को मिलेगा इंप्रूविंग पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जिसको कोल्ड स्टोरेज की तरह से देखा गया है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक भैया। आगे बोला गया है अस्योरिंग रेम्यूनरेटिव प्राइसेस। अब ये कौन से प्राइस होते हैं? ये यार रेम्यूनरेटिव एक काइंड ऑफ अ प्राइस होता है, हालांकि ये वर्ड सिर्फ आपके एग्रीकल्चर परस्पेक्टिव से नहीं, बहुत सारी जगह किया जाता है, मतलब कॉर्पोरेट सेक्टर में भी इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। रेम्यूनरेटिव ऐसे काइंड ऑफ प्राइस होते हैं जहां पे आपको एक रीजनेबल प्राइस दिया जाए, जैसे सपोज करो आपने खेती की, आपने खेती करने के बाद अपनी खेती को बेचा, तो भैया आपको ऐसे प्राइस दिए जाएं जो आपके रीजनेबल हो, मतलब आप उसमें सरप्लस में ही रहें, ऐसा ना हो घाटा हो, और सामने वाले को भी इस तरीके से प्रेटेंड करना, मतलब सामने वालों को भी इस तरीके से बेचना है कि उसका भी घाटा ना हो। तो काइंड ऑफ अ रीजनेबल प्राइस जहां पे दोनों पार्टीज को फायदा होता है, उसे हम रेम्यूनरेटिव प्राइस बोलते हैं, ठीक है। आगे देखो, एक बहुत बड़ा लेकिन एक रेवोल्यूशनरी चीज जिसको भाई मैं भी पहली बार पढ़ा है इन दिस बजट, ठीक है, इसके पहले मुझे भी इसके बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, दैट इज इंडिया पोस्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर द रूरल इकोनॉमी, ठीक है भाई। इससे रिलेटेड मतलब बहुत सारी रिसर्च लगी है सच में, मुझे खुद बहुत देर में समझ में आया था, मैं आपको चाहूंगा कि आराम समझ में आ जाए। इंडिया पोस्ट जिसको हम पोस्ट ऑफिस के नाम से जानते हैं, हाँ भैया सच बोल रहे हो, पोस्ट ऑफिस, अरे हर उसमें होता है यार, गाँव में, हर गांव में आपको पोस्ट ऑफिस तो देखने को मिल ही जाएगा, ठीक भैया, मतलब पोस्ट ऑफिस की बात की जा रही है, ठीक है। एज अ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट तो भैया एक ऐसी चीज होती है जो कि किसी भी रिएक्शन की स्पीड को तेज कर दे, उसे हम कैटलिस्ट बोलते हैं, मतलब हमेशा तेज नहीं, उसकी स्पीड को चेंज कर दे, क्योंकि आपके पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैटलिस्ट होते हैं, पॉजिटिव जो कि स्पीड बढ़ाते हैं, नेगेटिव जो कि डिक्रीज करते हैं, हाँ भैया। फॉर रूरल इकोनॉमी, रूरल इकोनॉमी मतलब गांव की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए हमने इंडियन पोस्ट का एज अ कैटलिस्ट यूज किया है, मतलब इंडियन पोस्ट की मदद से हम गांव की इफेक्टिवनेस को बढ़ा पाएंगे, बिल्कुल सही बात है भाई, यही कहना चाह रहा है ये पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं कैसे कहना चाह रहा है और कौन कौन से पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है रूरल कनेक्टिविटी हब कोलोकेशन। भैया समझ में नहीं आया कुछ भी, देखो मैं बताता हूं। सिंपली बोला गया है कि भैया जितनी भी रूरल की कम्युनिटी थी, जैसे आप एक देखो एक गांव में क्या क्या चीजों की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स होती है, हम यहाँ पर रूरल लिख लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट्स होती है, क्या क्या होनी चाहिए, बेसिक फैसिलिटीज क्या होती है। बेसिक फैसिलिटीज की अगर मैं बात करूं
तो आपका जो गांव में होनी चाहिए, क्या क्या होनी चाहिए भैया, सबसे पहले आपका होने चाहिए आपकी हेल्थ फैसिलिटी। हाँ भैया, हेल्थ तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, हेल्थ फैसिलिटी, आपकी बैंकिंग फैसिलिटी, ठीक है, आपकी क्या होनी चाहिए, बैंकिंग फैसिलिटी होनी चाहिए, आपकी हेल्थ फैसिलिटी होनी चाहिए, आपका एजुकेशन सेक्टर होना चाहिए, एजुकेशन फैसिलिटी, या फिर कोई भी अगर ऐसी चीज जो कि आपके गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है टू द फार्मर्स एंड मैनी मैनी थिंग्स। इसके साथ जो भी सोशल सर्विसेज या फिर जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं ऑफ द गांव, मतलब अगर आपको जो भी इंपॉर्टेंट लगता है, ठीक है, वो सारी चीजें आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। रूरल सेक्टर ऑफ सोसाइटी के लिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। हाँ भैया बिल्कुल होती हैं। अब लेकिन दिक्कत क्या आती है ना, क्योंकि भाई गांव में क्या होता है, अगर आप थोड़ा बहुत जानते हो तो भैया रूरल सेक्टर में ये सारी चीजें बहुत ज्यादा दूर दूर होती हैं। जैसे हेल्थ सेक्टर कहीं और बनाया जाएगा, बैंकिंग सेक्टर कहीं और बनाया जाएगा, एजुकेशन सेक्टर कहीं और बनाया जाएगा। इसमें हम एजुकेशन सेक्टर फॉर प्राइमरी पीपल नहीं कर रहे हैं, मतलब जो छोटे बच्चे उनके लिए नहीं, हम बड़े लोगों के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कराना है ना। आपको पता नहीं चाहिए कि जो प्राइमरी स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब जब तक आप 12th पास नहीं कर लेते या फिर जब 18 प्लस में हो जाते हो, तो आप उसमें कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करते हो आपकी इकोनॉमी में, ठीक है। अब क्या है भैया, इसमें बोला गया कि भैया जो भी ये सारे सेक्टर ऑफ सोसाइटी, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, उनको क्या किया जाए, उनको को लोकेशन करा जाए या फिर रीलोकेट करा जाए। उनको रीलोकेट करते हुए एक हब बना दो, मतलब पूरे गांव में जो कि स्प्रेड थी चीजें। जैसे इस गांव में यहाँ पे हेल्थ सेक्टर था, यहाँ पे एजुकेशन सेक्टर था, यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर था, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सेक्टर था, सपोज करो यहाँ पे मार्केट था, यहाँ पे कुछ मेडिसिन से रिलेटेड चीजें मिलती थी, ठीक है। सारी चीजों को हम इंटीग्रेट करके अब इस गाँव की सारी चीजों को हम यहाँ कर देते हैं, ठीक है। सब कुछ अब यहाँ पे है। होगा क्या फायदा, क्या होगा, इससे आपका टाइम बहुत ज्यादा बचेगा। टाइम कैसे बहुत ज्यादा बचेगा कि भैया जब भी कभी आपको जाना है एक सामान के लिए, तो आप बाकी काम बहुत अच्छे से कर पाते हो, पहली चीज। दूसरी चीज, गवर्नमेंट का पैसा बचेगा। गवर्नमेंट का कैसे पैसा बचेगा कि भैया जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो तो आप इकट्ठा इंफ्रास्ट्रक्चर बना लो। आपको हमेशा पता होना चाहिए कि इकट्ठा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में और उसको टुकड़ों में बनाने में, इकट्ठे बनाने में बहुत ज्यादा फायदा आता है, और वो इफेक्टिव बनता है, वो लॉन्ग ड्यूरेबल होता है, ठीक है, मतलब लंबे समय तक चलता है। हाँ भैया ठीक बोल रहे हो। तीसरी चीज क्या होगी भैया, फार्मर्स जो भी हैं, जो लोकल पीपल हैं, अब सपोज करो किसी कोई भाई बीमार है, ठीक है, अगर यहाँ पे हेल्थ सेक्टर था तो वो हेल्थ सेक्टर तक जाएगा वापस भैया अपने घर, उसे कोई मतलब नहीं आसपास क्या चल रहा है। लेकिन अगर वो यहाँ से सीधे यहाँ जाता है, यहाँ पे अब आपका सपोज करो कोई वेबिनार चल रहा था, कोई एजुकेशन से रिलेटेड कुछ चीजें चल रही थी, जहां पे आपको बताया जा रहा था कि भैया फार्मर्स के लिए ये स्कीम आ रही है, ठीक है, तो उसको अब वो भी पता पड़ गया यहाँ पे आने से, अब उसको वो पता पड़ गया तो वो भी चाहेगा कि भैया मैं इसका फायदा ले पाऊं। समझ पा रहे हो, मतलब जो चीजें जो कि पॉलिसीज वगैरह से रिलेटेड थी, जो कि कुछ लोगों के अंदर कंस्ट्रेंट रह के रह जाती थी, सिर्फ कुछ लोग उसका बेनिफिट ले पाते थे, उसको इसकी एक रीच बढ़ाने के लिए, मतलब मल्टीपल पीपल्स तक वो पहुंच पाए, उस वजह से ये बातें की जा रही है, ठीक है। हाँ भैया समझ गए। सेकंड वन क्या है, इंस्टीट्यूशनल अकाउंट सर्विसेज। अकाउंट सर्विसेज मतलब जितनी भी आपके जो भाई खाता का बजट होता है ना, आप जैसे किसान क्रेडिट कार्ड से अगर लोन लोगे तो वो आपको पेमेंट भी तो करना होगा, तो उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, उससे रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज वगैरह हैं, वो कौन प्रोवाइड करेगा, आपका इंडियन पोस्ट प्रोवाइड करेगा। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भैया इंडियन पोस्ट ही ये सारी चीजें करने वाला है। आगे देखो एक बहुत अच्छा चीज, डीबीटी भैया, डीबीटी ईएमआई पिकअप। ईएमआई देखो आपको पता है, जो भी चीज इंस्टॉलमेंट पे आप लेते हो उसे ईएमआई बोलते हैं। डीबीटी भैया क्या है, डीबीटी एंड कैश आउट, आप समझ पाओगे अभी। कौन सा पहन ले भाई, ब्लैक ले लेते हैं चलो। डीबीटी क्या होता है, डीबीटी, डीबीटी का जिसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अच्छा भैया क्या चीज है, डीबीटी डेट इज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, मतलब आपने किसी भी सब्सिडी के अंदर, आपने कोई भी ऐसी योजना के अंदर पार्टिसिपेट किया जहां से गवर्नमेंट के द्वारा आपके पैसा आने वाला था, तो डीबीटी ये बोलता है कि भैया जो भी पैसा आएगा वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में आएगा, बीच में कोई धंधाली नहीं, मतलब कहीं पे भी पैसा नहीं जाएगा, आप सीधे अपना अकाउंट कराओ, उसकी ई केवाईसी कराओ। ई केवाईसी मतलब नो योर कस्टमर। आप भैया जब ये कराओगे तो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में सीधे पैसा आएगा, बीच में कहीं पे कुछ नहीं होने वाला, मतलब ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर कर रहे हैं, इफेक्टिवनेस को बढ़ा रहे हैं। पता पड़ा जैसे केसीसी स्कीम है, दैट इज किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम है। अब ये इसके अंदर आपने पैसा देने की तो बात बोल दी, अब पता पड़ा लेकिन जब वो पैसा मिलना चाहिए, आपने बोला है कि मतलब आपके प्लगिंग पीरियड में मिल जाएगा, अब वो मिल रहा है हार्वेस्टिंग पीरियड में, तो उसका क्या मतलब, आप खेती नहीं कर पाओगे ना। इस वजह से बोला गया कि हम डीबीटी को इंट्रोड्यूस करेंगे, जिससे बीच में एक तो पैसा कोई लेना, उसके साथ ही साथ इफेक्टिवनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाए, जिससे आपको पैसा तुरंत की तुरंत मिले, ठीक है, आप अपनी चीजों को आगे कंटिन्यू कर पाओ। इस वजह से इसका इंप्रूव किया गया है, ठीक है। अच्छा इसकी वैलिडिटी 5 साल होती है, अगर मैंने ऊपर नहीं बताया हो इनकेस तो, ठीक है। आगे देखो क्रेडिटेड सर्विसेज इन द माइक्रो एंटरप्राइजेस, वही चीज है, माइक्रो देखो आपको बड़े देखने को मिलेगा ना, माइक्रो हमने जो बात की थी एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम, वही पॉइंट है ये। आगे इंश्योरेंस, आपको बताना चाहिए कि फार्मर्स के काफी सारे इंश्योरेंस वगैरह होते हैं। एंड असिस्टेड डिजिटल सर्विसेज, असिस्टेड डिजिटल सर्विसेज मतलब आपने देखा होगा कि प्लगिंग रिलेटेड मतलब खेती रिलेटेड बहुत सारे एप्स वगैरह निकल के आ चुके हैं, जिसको भैया फंड अब इंडियन पोस्ट करेगा या फिर इंडियन पोस्ट के अंडर ये सारी चीजें आएंगी, ठीक है। इस वजह से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था, ऑप्शन समझ के हो गया। आगे आते हैं,
आगे वही है भाई, डेवलपमेंट वगैरह वगैरह। अब देखो पहली चीज हमें क्या पढ़नी थी, एग्रीकल्चर, वो हमने पढ़ ली। दूसरी चीज हमें क्या पढ़नी है, एमएसएमई, डेट इज माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, जो कि मैं पहले बता चुका हूं, बट उसका एक जल्दी क्विक रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। हाँ भैया ठीक है। सो सपोर्टिंग एमएसएमई एंड द फर्दर एंड द फर्दरिंग मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया के अंदर ये बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, जो ये 110 ट्रिलियन पॉपुलेशन को ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं, 30% जीडीपी को ग्रोथ कराते हैं, एंड मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत आते हैं, बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी कहलाते हैं, ठीक है। बहुत कुछ बता दिया। अब देखो क्रेडिट कार्ड्स फॉर दी माइक्रो एंटरप्राइजेस, माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए क्रेडिट कार्ड्स निकाले गए हैं, कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड विद अ 5 लाख लिमिट फॉर दी माइक्रो एंटरप्राइजेस रजिस्टर्ड ऑन उद्यम पोर्टल। जो मैं बोला था ना, एक ऑनलाइन पोर्टल है भैया एमएसएमई का, आप जाओगे तो एमएसएमई की प्रॉपर वेबसाइट है जो msme.gov.in के नाम से है, ठीक है। इसको मैंने खुद क्योंकि खोल के देख रखा है। इसी के साथ उद्यम पोर्टल है, ठीक है। उद्यम पोर्टल वो पोर्टल है जहां पे अगर आप देखते हो कि भैया मैं एमएसएमई की सारी कंडीशंस को फुलफिल करता हूं, तो आप यहां पे अपने आप को रजिस्टर करा सकते हो। इन द फर्स्ट ईयर 10 लाख सच कार्ड्स विल बी इशूड, आपको स्पेशल काइंड ऑफ कार्ड किया जाएगा, क्रेडिट कार्ड, जो कि सिर्फ माइक्रो पीपल के लिए है, स्मॉल और मीडियम के लिए नहीं है, माइक्रो पीपल के लिए है, जहां पे उनकी लिमिट 5 लाख तक होने वाली है। ऐसे 10 लाख लोगों को दिया जाएगा, ठीक है। ठीक भैया समझ गए। स्कीम फॉर द फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर जो कि पहले टाइम करने वाले हैं उनके लिए स्कीम्स हैं। देखो मैंने एमएसएमई का पूरे कॉन्सेप्ट को बता दिया था, इसीलिए बता दिया था क्योंकि यहाँ पे वो सारी चीजें नहीं लिखी थी। एग्रीकल्चर में क्यों बताया था, क्योंकि सारी चीजें वहीं पे लिखी थी। आगे देखो, फॉर 5 लाख फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स, जो भी 5 लाख मतलब जो भी पहले 5 लाख पीपल होंगे, एंटरप्रेन्योर्स होंगे, इंक्लूडिंग, उसमें कौन कौन इंक्लूड है, वोमेन इंक्लूड है, शेड्यूल कास्ट इंक्लूड है, शेड्यूल ट्राइब्स इंक्लूड है। एक न्यू स्कीम के अंदर टू बी लॉन्च टू प्रोवाइड टर्म लोन्स अप टू 2 करोड़ ड्यूरिंग द नेक्स्ट 5 ईयर्स, अगले 5 साल में भाई 2 करोड़ का लोन मिलने वाला है। एंड बेस्ट पार्ट क्या है कि इसमें कोई भी एक सिंगल सेक्टर ऑफ सोसाइटी नहीं रहेगा, इसमें कोई भी एक सिंगल सेक्टर ऑफ सोसाइटी नहीं रहेगा, इसमें आपकी वुमेन्स भी इंक्लूड है, इसमें आपके शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब सबको इंक्लूड है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे देखो आपको 2 चीजें समझनी होंगी, डेट इज मैन्युफैक्चरिंग मिशन विद मैंडेट टू फोकस ऑन एंड मेजर्स फॉर द लेबर इंसेंटिव्स। क्या चीजें हैं भैया बता दो जरा, हाईलाइट करते हैं पहले इनको हम। मैन्युफैक्चरिंग मिशन विद द मैंडेट टू फोकस ऑन, मैंने आपको इनिशियली अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था एमएसएमई के अंदर आपका प्राइमरी सेक्टर नहीं आता, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आता है। हाँ भैया बोला था, मैन्युफैक्चरिंग एंड टर्सरी भी आता है आपका, मतलब जो आप सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करते हो वो भी आपका एमएसएमई के अंडर आता है। हाँ भैया बताया था। अब देखो बॉस, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सबसे पहली चीज क्या होगी कि आपको कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हो, कुछ ना कुछ बना रहे होगे, एंड जब कुछ ना कुछ बनाओगे तो आपको लेबर की रिक्वायरमेंट होगी। बिल्कुल सही बात है भैया, अगर हम कुछ ना कुछ बनाएंगे तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट होने वाली है, हमें लेबर की रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो इस वजह से बोला गया कि आप जो भी मैन्युफैक्चर कर रहे हो वो इन सारी चीजों पर बेस्ड होना चाहिए। जो भी वहां पे लेबर यूज करने वाले हो उससे रिलेटेड इंसेंटिव सेक्टर्स होने चाहिए, मतलब उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक समझ गए। अब पहले बात करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड क्या क्या बोली गई है। ईज होनी चाहिए एंड कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब जो भी कॉस्ट हमने एलोकेट की है आप मेक श्योर करें कि आप उसी रेंज के अंदर आए, ठीक है। ऐसा नहीं है जस्ट एमएसएमई का फायदा उठाने के लिए आप कुछ भी दिखा रहे हो गवर्नमेंट को, ठीक है। फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स, आपको ये भी इंश्योर करना है कि भैया आप जो फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स कर रहे हो फॉर द इन डिमांड जॉब, जो भी इन डिमांड जॉब्स हैं वो सारी भी इसमें आए, क्योंकि मैंने इसमें बोला ना सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग नहीं टर्सरी सेक्टर भी आता है। अब यहाँ पे इन डिमांड जॉब या फिर जो फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स यहाँ पे आपका, क्योंकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी आती है, तो हम चाहते हैं कि भैया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर आप सिर्फ डीजल पेट्रोल इंजन पे नहीं इलेक्ट्रिक इंजन पे वर्क करो, है ना। आगे देखो, अब वाइब्रेंट एंड द डायनेमिक एमएसएमई सेक्टर, एमएसएमई सेक्टर जो कि वाइब्रेंट हो, डायनेमिक हो, मतलब डायनेमिक यार आप जानते हो ना, एक होता है डोरमेंट, होता है डायनेमिक, मतलब एक्टिव, एक्टिव इस तरीके से होनी चाहिए कि भैया सारी चीजों को साथ में लेते हुए चल रहे हैं, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ द टेक्नोलॉजी, अगर ऑटोमोबाइल के एग्जांपल देना हो तो भैया हम जैसे देख रहे हैं कि भैया मल्टीपल जो भी जीपीएस सिस्टम और फलाना फलाना चीजें होती हैं वो सारी इसमें इंक्लूड कर जानी चाहिए। वो फिफ्थ वन, ठीक है, क्वालिटी प्रोडक्ट हमें मेक श्योर करना है कि भी हम क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएं। एंड एमएसएमई का पता सबसे अच्छा फायदा यही है कि भी यही क्वालिटी प्रोडक्ट बनाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे तो एमएसएमई के अंदर फायदा नहीं होगा गवर्नमेंट से। इनको अगर फायदा चाहिए तो ये क्या बनाना पड़ेगा, क्वालिटी प्रोडक्ट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग फॉर द क्लाइमेट फ्रेंडली एंड डेवलपमेंट, जहां पे हम सस्टेनेबल की बात कर सकते हैं, ठीक है। सस्टेनेबल मतलब जब भी ऐसा नहीं है कि भैया आप बना तो रहे हो सारी चीजें ठीक, लेकिन आप धड़ल्ले से पॉल्यूशन बढ़ाते जा रहे हो, ठीक है। आप मतलब क्लाइमेट इको फ्रेंडली कुछ चीजें कर ही नहीं रहे हो, तो ऐसा भी नहीं करना है, हमें उसको भी इंश्योर करना होगा, तब जाके आप एमएसएमई की कंडीशन में आओगे, ठीक है। हालांकि इसमें बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, एक पूरा पेज है एमएसएमई से रिलेटेड, तो आप चाहें कभी पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं। अब लेबर इंसेंटिव सेक्टर्स क्या करने होंगे। लेबर इंसेंटिव मतलब फोकस करना होगा मैं प्रोडक्ट स्कीम्स फॉर द फुटवेयर एंड द लेदर सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भाई जो सबसे ज्यादा 2 इंडस्ट्री वर्क कर रही है, डेट इज आपकी मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर मैं बताऊं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा 2 इंडस्ट्री वर्क कर रही है, डेट इज लेदर एंड सेकंड में आपको आ गया ऑटोमोबाइल, अभी के टाइम पे, ठीक है, ऑटोमोबाइल।
ऑटोमोबाइल आपको पता होना चाहिए, ऑटोमोबाइल भैया वो होती हैं आपकी गाड़ियां वगैरह ना, 4 व्हीलर्स वगैरह। आगे देखो, स्कीम्स इज एक्सपेक्टेड टू फैसिलिटेट एम्प्लॉयमेंट फॉर द 22 लाख पर्संस, जनरेट टर्नओवर ऑफ द 4 लाख करोड़ एंड एक्सपोर्ट ऑफ ओवर 1.1 लाख करोड़। मतलब बोला गया कि भैया आप ऐसे प्रोडक्ट पे फोकस करो जो कि फुटवेयर एंड लेदर, ऑब्वियसली बात है लेदर सेक्टर्स में जहां पे आपके फुटवेयर बनते हैं, आपके बैग्स बनते हैं, आपकी जो बेल्ट लगाते हो आप वो बनती है ना लेदर के। तो अब के टाइम पे भाई वो भी आने लगे हैं, क्या बोलते हैं उनको, डेकोरेटिव आइटम्स, ठीक है, घर को डेकोरेट करने के लिए बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम्स लेदर की यूज करे जाने लगे हैं, ठीक है, क्योंकि वो ड्यूरेबल होते हैं, वो खराब नहीं होते हैं इस वजह से, ठीक है। तो इस वजह से भाई इन सेक्टर्स को प्रमोट किया जा रहा है। अब इन सेक्टर्स को प्रमोट इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे रिटर्न्स भी काफी अच्छे हैं। आप देखो ये एम्प्लॉयमेंट 22 लाख पीपल को प्रोवाइड कर रहे हैं। 22 लाख पीपल भाई कोई छोटा अमाउंट नहीं होता। मैंने बोला ना सारे एमएसएमई को आप मिला लो तो भैया 110 ट्रिलियन का आपको वो देखने को मिलेगा, क्या बोलते हैं मतलब एम्प्लॉयमेंट वगैरह, ठीक है। जनरेट टर्नओवर कितना जनरेट करते हैं, 4 लाख करोड़ का जनरेट होना चाहिए, जिसमें एक्सपोर्ट हमें दिखाना है कि भैया 1.1 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट होना चाहिए। ये कुछ गवर्नमेंट के टारगेट्स हैं। सेकंड वन क्या है, मेजर्स फॉर द टॉय सेक्टर। मैंने ऊपर अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था कि भैया इस बार हम टॉय या फिर पॉटरी सेक्टर जो कि छोटे लेवल बनाई जाती है, हम चाहते हैं कि वर्ल्ड में हम ऐसा उभर के आए, ठीक है। तो वहां पे आप टॉय का पॉइंट भी इंक्लूड कर लेना, मैं वहां पे बताना भूल गया, ठीक है। मैं यहाँ पे कहाँ पे था वो पॉइंट, लिख देता हूँ जरिए, है ना, क्योंकि आप रिवाइज भी तो करोगे इससे। कहाँ पे बताया था भाई, चले यार देख लेना, है ना, जहां पे भी हो मैंने बताया था ना कुछ पॉइंट, तो वहां पे आपको टॉय सेक्टर को भी इंक्लूड कर लेना है, ठीक है। तो टू फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द क्लस्टर्स, क्लस्टर क्या होता है, ग्रुप होता है, ठीक है। क्लस्टर स्किल्स एंड द मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम पे हमें ध्यान देना है। डेट विल क्रिएट द हाई क्वालिटी यूनिक इनोवेटिव एंड सस्टेनेबल टॉयज टू रिप्रेजेंट द मेड इन इंडिया ब्रांड, जो कि मेड इन इंडिया ब्रांड को रिप्रेजेंट करें। अब भाई बात से समझ में आ रहा होगा कि सीधी सी बात, इनका जो मेन मोटिव है वो है एक्सपोर्ट करना, बाहर एक्सपोर्ट करना है हमें, ठीक है। सो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि भैया हाई क्वालिटी होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, इनोवेटिव होना चाहिए। यूनिक इनोवेटिव कब आएगा, जब हम अपने इंडियन टच डालेंगे, हम उसको मेड इन इंडिया इनिशिएटिव के थ्रू अपने खुद से हाथ से उसको डिजाइन करें, इस तरीके की चीजें करें, है ना। ये तो पोएट्री के अंडर लेके आए इसको। एंड सस्टेनेबल टॉयज टू रिप्रेजेंट दी मेड इन इंडिया ब्रांड, ठीक है। पोइट्री यार, पोइट्री बोल गया क्या, पॉटरी होता है ना, दो वर्ड होते हैं पोइट्री एंड पॉटरी। एक होता है भैया जो आपकी डेट इज कहानियां वगैरह लिखना, है ना, मतलब जो पोएम वगैरह लिखते हैं वो। एंड दूसरी होती है जो भी आप मिट्टी वगैरह चीजें बनाते हो, तो मिट्टी वगैरह वाली चीजों बनाने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आगे देखो, सपोर्टिंग फॉर द फूड प्रोसेसिंग, सपोर्टिंग फॉर द फूड प्रोसेसिंग, क्यों भैया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एमएसएमई के अंदर, जैसे मैंने बोला ना, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस प्रोवाइडर, आपका फ्रूट्स उगाना, वेजिटेबल्स उगाना, वो सब आपका जो हॉर्टिकल्चर के अंदर आता है, डेट इज प्राइमरी सेक्टर। लेकिन उसको उगाने के बाद उसको स्टोरेज करना, उसको ट्रांसपोर्ट करना किसके अंदर आएगा, आपके टर्सरी सेक्टर के अंदर आएगा। सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो ना आप, काइंड ऑफ, या फिर मतलब आप उसका एक इन्फ्लू लेके जा रहे हो, ठीक है। तो उस चीजों के लिए फूड प्रोसेसिंग एस्टेब्लिशमेंट करना होगा ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द फूड टेक्नोलॉजी इन बिहार, ठीक है, फिर से बिहार का नाम आ गया। तो क्या भैया हम बाय सिस्टम देखने को मिल रहे हैं यार। अब देखो इसमें हम पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे, मैंने आपसे बोला ना कि आप समझ सकते हो कुछ भी। सो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द फूड टेक्नोलॉजी, सबसे अच्छी बात ये कि भैया चलो कहीं पे ही बनाया जा रहा है, एटलीस्ट बनाया तो जा रहा है, इंपॉर्टेंट तो ये है, ठीक है। सो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी इन बिहार, enhanced income for the farmers and the skilling entrepreneurship and employment opportunities for the youth। अगर आप देखो तो यहां से लेके अगर आप यहां तक इसको एक जरा एक पॉइंट बना लो ना, तो ये कुछ नहीं भाई, FPOE है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आगे देखो एमएसएमई के बारे में जो मैंने आपको जस्ट अभी बात बोली थी ऊपर स्टार्टिंग में इनिशियली, कि भैया वहां पे दो चीजें देखी जाती हैं, डेट इज कि आप कितना लगाते हो और कितना आपको टर्नओवर मिलता है। जो पहले 5 और 10 हुआ करता था एमएसएमई के लिए, जो 5 करोड़ था करंट में, एंड स्टार्टअप अगर है तो स्टार्टअप के लिए आपका 10 होना चाहिए, ठीक है। एंड करोड़ में है, ऑब्वियसली बात है, जिसका रिवाइज अभी ये करेगा, मतलब जो इंक्रीज कर देगा वो एमएसएमई के लिए 10 और स्टार्टअप्स के लिए 20। अब एमएसएमई 3 टाइप के होते हैं, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। जहां पे पहले 1 करोड़ का होता था, मैंने बोला था कि 5 टाइम्स रिटर्न्स देखने को मिलते थे, ये है इसका, ठीक है, ये रिवाइज का ये है। जहां पे आप देखोगे तो 1 का 5 गुना हो गया, 10 का 50 हो गया, तो 50 का 250 करोड़ हो गया था। ये पहले था जब आपको इस कैटेगरी के अंदर माइक्रो, स्मॉल या फिर मीडियम के अंदर काउंट किया जाता था। बट अब भी इंक्रीज करके अब उसको कर दिया गया है कितना, अब आपका कर दिया गया है 4 टाइम्स, ठीक है, इंटू 4। अच्छा इनिशियली शायद मैं इसको 5 करोड़ लिख गया था, वो नहीं है, 2.5 है, ठीक है। मतलब 2.5 करोड़ अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो भैया उसका 4 टाइम्स, मतलब आपको 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रिटर्न चाहिए। अगर आप 25 करोड़ कर रहे हो तो आपको 100 करोड़ का इन्वेस्ट रिटर्न चाहिए। 125 तो 500। अच्छा ये इसलिए भी किया गया है जिससे हमारी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा बढ़े। इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा बढ़ेगी तो एमएसएमई के अंदर सिर्फ हमारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस नहीं आती हैं, यहाँ पे आपके फॉरेन इंडस्ट्रीज वगैरह भी आती हैं, प्राइवेट सेक्टर भी आता है। तो भैया कि जिससे वो इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा बढ़ाएं, जब वो इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे तो हैवी रिटर्न्स भी देखने को मिलेंगे। हैवी रिटर्न्स जब देखने को मिलेंगे एंड उसको हमने 5 टाइम से 4 टाइम कर दिया, क्यों, जिससे आप भैया जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है ना उसके साथ कॉम्प्रोमाइज ना करो, ठीक है। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट के साथ आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करो। अगर आप ऐसा करते हो
तो आप क्या होगा, आप एमएसएमई के अंडर काउंट ही नहीं किए जाओगे, ठीक है। तो आपको गवर्नमेंट स्कीम का कोई बेनिफिट ही नहीं मिलने वाला, ठीक है। इसीलिए ये सारी चीजें की गई हैं। अब देखते हैं इन्वेस्टिंग इन द पीपल इकोनॉमी एंड द इनोवेशन, इन्वेस्ट कितना कितना किया जा रहा है, कहाँ कहाँ किया जा रहा है, ठीक है। तो हालांकि हम उस पर फैक्चुअल डाटा पे नहीं जाएंगे, है ना। इनिशियली यार मतलब ये नहीं बता रहा हूं मैं कि भैया इतने करोड़ रुपए से मिलेंगे, ऑब्वियसली बात है आप भूल जाओगे, है ना। इतनी रेट से भैया इंक्रीज हो गया, ये सारी चीजें नहीं बताएंगे, हम सिर्फ एसएसपी के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। ऑब्वियसली बात है यार, इतने सारे आप फैक्चुअल डाटा याद भी नहीं कर पाओगे, इवन मुझे नहीं होंगे, आपको तो छोड़ ही दो। चलो सबसे पहले देखते हैं क्या, सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0। जैसा कि मैंने बोला था कि भैया आंगनवाड़ी को सक्षम बनाना है, मतलब आंगनवाड़ी पे 2025 में, मतलब इस बजट के अंदर बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, जहां पे आपको आंगनवाड़ी का एक नेक्स्ट लेवल, जहां पे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इनके रिलेटेड बनाया जाएगा, इनके रिलेटेड एक सेपरेट बजट एलोकेट होंगे, हैवी मनी रिलेटेड चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। एंड भैया पोषण 2.0 क्या है, पोषण 2.0 में मेनली 3 चीजों को लिखा गया है, डेट इज आपकी हो गई आपकी जो भी मतलब प्रेग्नेंट वुमेन्स हो गई, है ना, प्रेग्नेंट, जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट, ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन जिसको मैं शॉर्ट में लिखने वाला हूं, आपकी लैक्टेटिंग मदर एंड आपकी एडोलेंस्ड गर्ल, ठीक है। मतलब वो गर्ल जो पोवर्टी को पीरियड पे आ जाती हैं, ठीक है। इसके साथ आपको पता ही है प्रेग्नेंट वुमेन है एंड लैक्टेटिंग मदर है, तो इन चीजों को हाईलाइट किया गया है अंडर दिस पोषण 2.0। इसके साथ इसमें चाइल्ड्स वगैरह भी हैं, लोकल चाइल्ड पीपल भी हैं, आंगनवाड़ी के साथ इंटीग्रेट करते हुए इसको बढ़ाना है, लेकिन जो मेन 3 रहेंगे वो ये रहेंगे, ठीक है। मेन 3 पीपल को ये रखा गया है। इसी के साथ और क्या किया गया भैया, इसमें भाई एआई का इंटीग्रेशन देखने को मिला है, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, ठीक है। आपको क्या जाएगा, आपको एक पोषण ट्रैकर दिया जाएगा, ठीक है। पोषण ट्रैकर जो आपकी बीइंग एज अ फोन ऐप हो सकता है, पोषण ट्रैकर, जो क्योंकि इन तीनों स्टेजेस में मदर की या फिर जो फीमेल है उसकी भाई बोल सकते हैं कि हेल्थ से रिलेटेड, उसके न्यूट्रिशन से रिलेटेड चीजें इंपॉर्टेंट रखना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उस वजह से एक पोषण ट्रैकर बनाया गया है जो कि इंश्योर करेगा कि आपको जिस टाइम पे जिस न्यूट्रिशन की, जिस विटामिन की, जिस मिनरल की, जिस कार्बोहाइड्रेट की, फैट की, जिसकी जो रिक्वायरमेंट है कितनी है, वो सारी चीजें आपको उसी पोर्टल पे देखने को मिल जाएंगी अपने आप ही, ठीक है। समझ गए भैया। एक्सपेंशन कैपेसिटीज ऑफ दी आईआईटीज की भैया सीट बढ़ने वाली है, 6,500 के आसपास बताया जा रहा है, ठीक है। सो डे केयर कैंसर सेंटर्स इन ऑल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, कैंसर जो कि एक बड़ी बीमारी निकल के आ रही है, जिसके इलाज ना होने के कारण कई लोग अपने लव्ड वंस को खो देते हैं, इस वजह से डे केयर सेंटर्स बनाए जाएंगे, ठीक है। डे केयर मतलब ये ट्रिपल सी है भाई, ठीक है, ट्रिपल सी, केयर कैंसर सेंटर्स, केयर कैंसर सेंटर्स बनाए जाएंगे जो कि हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होंगे, मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में एक हॉस्पिटल तो एटलीस्ट बनाना ही बनाना है। आगे क्या है, भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, भैया ये क्या है, इंपॉर्टेंट है भैया, जो भी एजुकेशन इंडस्ट्री से वगैरह से आते हैं या फिर कभी अगर आपको ऐसा पॉइंट देखने को मिले, ठीक है, तो क्या है, भारतीय भाषा स्कीम, पुस्तक स्कीम है क्या, बेसिकली जो भी अभी आप एजुकेशन सिस्टम देखते थे, अब उसमें प्रोवाइड किया जाएगा आपको डिजिटल फॉर्म ऑफ इंडियन लैंग्वेज बुक्स, मतलब लोकल भाषा में, जैसे गुजरात का है तो भैया गुजराती में, हिंदी है तो हिंदी में, है ना, जो आपकी डिजिटली बुक प्रोवाइड की जाएंगी आपको, ठीक है, फॉर दी स्कूल्स एंड दी हायर एजुकेशन, स्कूल्स के लिए और हायर एजुकेशन के लिए भी, मतलब प्राइमरी सेक्टर भी और सेकेंडरी सेक्टर भी, मतलब, है ना, आप जानते हैं। आगे क्या बोला गया, 05 नेशनल सेंटर्स फॉर दी एक्सीलेंस फॉर दी स्किलिंग, स्किलिंग पे एक बहुत अच्छा बूस्ट देखने को मिला है, टू बी सेटअप टू विद द ग्लोबल एक्सपर्टीज एंड द पार्टनरशिप, ग्लोबल एक्सपर्टीज और पार्टनरशिप को मेंटेन करते हुए हम स्किल को एक्सीलेंस करने के लिए इंपॉर्टेंट सेटअप्स बनाएंगे। आगे क्या है, अटल टिंकरिंग लैब्स, अटल टिंकरिंग लैब्स क्या होता है, आपको बताना चाहिए कि 50,000 लैब्स बनाई जाएंगी टू बी सेटअप इन द गवर्नमेंट स्कूल्स इन द नेक्स्ट 5 ईयर, अगले 5 साल में अटल लैब्स जस्ट आपके जो अटल साहब है उनको ऑनर देने के लिए ये सारे बोला गया है, ठीक है, मतलब उनके नाम पर रखी गई है, ये पहले से भी है, ऐसा नहीं है कि ये कोई नया इनिशिएटिव है, ये भैया बहुत पहले से है, और जो कोई ये पॉइंट जीडीएम यूज करता है ना उसका एक अलग दबदबा होता है, ठीक है। सो अटल जो आपकी लैब्स वगैरह हैं वो पहले से ही हैं, कई जगह हैं, लेकिन उनको बोला गया है कि भैया 50,000 लैब्स ऐसी और बनाई जाएंगी, ठीक है, इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। आगे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहां पे आपको बताना चाहिए कि डीप सीक जैसी चीजें, जहां पे अच्छा अब डीप सीक से रिलेटेड कंट्रोवर्सी आ गई, उनको बोला गया कि भैया डीप सीक है जो उन्होंने जो आपका ओपन एआई का जो चैट जीपीटी है उसके सारे एल्गोरिदम्स वगैरह चोरी करने के बाद बनाया है उन्होंने, ठीक है। सो खैर वो एक अलग चीज है, बट हम खुद से बना देंगे अपना, ठीक है, आई नो हम बना लेंगे, ठीक है। सो फॉर दैट वी विल क्रिएट दिस बाय आवर ओन। आगे देखो, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, ब्रॉडबैंड आप जानते होंगे जो वाईफाई सिस्टम्स वगैरह हैं, तो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी टू ऑल द गवर्नमेंट सेकेंडरी एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, ठीक है। तो जितने भी आपके गवर्नमेंट के सेकेंडरी स्कूल्स हैं, इवन जो हेल्थ सेंटर्स हैं उन सब में, मतलब जो आपके सेकेंडरी स्कूल जो कि हाई लेवल पे आते हैं 11 12 एंड जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है उन सबके पास ब्रॉडबैंड होगा, उन सबके पास वाईफाई कनेक्टिविटी फ्री होगी, ठीक है। आगे देखो, एक्सपेंशन ऑफ द मेडिकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन में बहुत ज्यादा एक्सपेंशन देखने को मिलेगा, जहां पे आपको 10,000 सीट्स बढ़ाई जा रही हैं, ठीक है, इन द एम विद द गोल ऑफ 75,000 सीट्स इन द नेक्स्ट 5 ईयर, 10,000 अभी और अगले 5 सालों में 75,000 सीट्स, ठीक है।
क्योंकि वो नीट वाला केस आपको देखने को मिला था ना अभी, मतलब पेपर लीक वाला, ठीक है, उसके लिए बोल रहा हूँ, पेपर लीक हुआ था ना उसकी वजह से। आगे देखो, पीएम स्वनिधि स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत ज्यादा, ठीक है। इसका इधर लिखेंगे हम अलग से ले जाके इसको, डेट इज पीएम स्वनिधि स्कीम, ठीक है। ये स्कीम आपकी पोस्ट कोविड स्कीम है। कैसी स्कीम है भैया? पोस्ट कोविड पीरियड की स्कीम है, या फिर कोविड से रिलेटेड देख सकते हो, आपको पोस्ट कोविड लिखने वाला हूं मैं, पोस्ट कोविड 19 स्कीम है ये। क्या है भैया, बताएंगे क्या? बिल्कुल, ब्लैक पेन ले लें हम जरा। अब देखो, पीएम स्वनिधि, जिसका सबसे पहले हम लिखेंगे फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री। अच्छा, ये पता होगा तो इसको शॉर्ट में लिख देता हूं, प्रधानमंत्री। आगे है स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि रिवैम्प्ड वर्जन। ये इसका कंप्लीट फुल फॉर्म है, पीएम स्वनिधि स्कीम। बेसिकली है क्या, आपको देखने को मिल जाएगा जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए निकाली गई थी। देखो होता क्या है कि भैया कोविड में सबसे ज्यादा बोला गया था कि जितनी भी सारी जो भी स्ट्रीट वेंडर्स थे सबसे ज्यादा वो इफेक्टिव हुए थे, सबसे ज्यादा वो अफेक्ट हुए थे, ठीक है। अब जो स्ट्रीट वेंडर्स उनका तो भैया पूरा बिजनेस ही खत्म हो गया। एंड स्ट्रीट वेंडर्स क्या होता है, डेली के डेली वो कमाते हैं, एंड उसके ही बेसिस पे उनका जितना होता है अगले दिन की वो सारी भरपाई करते हैं, है ना। इससे होता है स्ट्रीट वेंडर, ऑब्वियस सी बात है। अब कोविड आया तो भैया ये सारी चीजें तो खत्म हो गई, क्योंकि वेंडर्स के लिए सारी जगह खत्म, वेंडर्स के लिए जगह खत्म, तो भैया ये सारी चीजें खत्म। अभी जब खत्म हुआ तो पीएम मोदी जी के द्वारा निकाली गई पीएम स्वनिधि स्कीम, जिसके अंदर उनको बोला गया कि भैया पीएम स्वनिधि है वो एक मैक्रो क्रेडिट स्कीम है, मतलब आपको कुछ छोटे अमाउंट पे कुछ पैसा दिया जाएगा। अपने 2020 की बात है ये, मतलब बाद में दिया जाएगा, जो मतलब सर्वाइवर के लिए भी, एंड अपने बिजनेस को दोबारा से खड़ा करने के लिए आपको कुछ लोन दिया जाएगा, ठीक है, टू प्रोवाइड। और ये जो लोन रहेगा वो ये कोलेटरल फ्री लोन रहेगा, क्योंकि भैया स्ट्रीट वेंडर्स उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो आपको कोलेटरल वगैरह प्रोवाइड कर पाए, ठीक है। सो उस वजह से जो भी आपको ये लोन देने वाले हैं वो कोलेटरल फ्री लोन रहेगा, ठीक है, कोलेटरल फ्री। अच्छा, कोलेटरल किसी को नहीं पता तो बता देता हूं। जैसे आप सपोज करो, आप मुझसे अगर 10,000 रुपए लेते हो तो मैं एज अ सिक्योरिटी कि आप रुपए मेरे वापस करोगे, तो उस चक्कर में मैं हो सकता है आपका फोन ले लूं, ठीक है, जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है। बल्कि फोन तो शायद आपका महंगा ही हो, अमीर लोग हैं आप, तो फोन है तो भाई अगर जैसे फोन ले लिया तो मे भी उसकी कीमत अराउंड 10,000 के अराउंड हो, ठीक है। सो जस्ट एज ई थिंग जो हम आपसे ले लेते हैं फॉर सम टाइम बीइंग, कि अगर आप हमारा मतलब पेमेंट नहीं कर पाते हो, जो भी आपने हमसे पैसा लिया था वो नहीं दे पाते हो, तो हम आपकी ये चीज जब्त कर लेंगे, ठीक है। वो होता है कोलेट्रल, जो कि आपका गोल्ड के फॉर्म में एंड कई चीजों के फॉर्म में देखा जाता है, ठीक है। सो इसी वजह से निकाला गया था, जो भी कोविड 19 के बाद जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स को अफेक्ट हुआ था उनको दोबारा से रिवाइव कराने के लिए पीएम स्वनिधि स्कीम का निकाला गया था। अच्छा भैया क्या सिर्फ इतना ही था? नहीं भाई, हमेशा मैं क्या बोल रहा हूँ, एआई का इंटीग्रेशन। एआई का इंटीग्रेशन मतलब टेक इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन। अच्छा, अब मैं आपको एक मतलब एक चीज बताने वाला हूँ, मे भी आपको हंसी आए, ठीक है। देखो बॉस, हमारे यहाँ क्या था ना, हमारे यहाँ, क्योंकि मैं भी एक कोई बहुत बड़ी सिटी है उससे बिलोंग नहीं करता, एक काइंड ऑफ अ गांव है। तो होता क्या है बेसिकली, जब ये टैग इंटीग्रेशन, मतलब जो हमारे यहाँ के वेंडर्स थे, मतलब जो वेजिटेबल्स वाले थे जिनको नॉर्मली हम देखते हैं, ठीक है, हमारे भाई वेजिटेबल्स वालों के पास क्यूआर कोड थे, ठीक है। बाय द टाइम, उस टाइम तक मैं ऑनलाइन यूपीआई वगैरह यूज नहीं करता था, ठीक है। सो भैया हमने देखा कि यार मतलब इंडिया इज लिटरली डूइंग ग्रेट, कि भैया यहाँ पे तो लोकल वेंडर्स के पास तक क्यूआर कोड्स हैं, दे नो कि भैया इसको कैसे चलाना है, कैसे क्या चीजें करनी है, पेमेंट कैसे आता है। सो उनको उस टाइम तक पता था, एंड इवन मैं उस टाइम तक यूपीआई यूज नहीं कर रहा था, तो मेरे लिए एक बहुत अच्छी न्यू थिंग थी। मतलब आई लिटरली जब मैंने देखा ना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसी दिन फिर हमने यूपीआई को इंटीग्रेट किया था अपने फोन में, ठीक है। सो टू बी रिवैम्प्ड होता है अपग्रेडेशन विद द एनहेंस्ड लोन तो दे ही रहे हैं फ्रॉम दी बैंक से लोन तो मिलेगा, इसी के साथ यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड्स एंड द कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्ट, यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड्स भी प्रोवाइड किए गए। तो भैया यूपीआई के थ्रू हमने सारी की सारी क्रेडिट कार्ड्स उनको प्रोवाइड किया ही है, उनके सारे में मतलब अकाउंट से लिंक किए हैं, आधार कार्ड से लिंक किए हैं, पैन कार्ड से लिंक किए हैं। तो ये सारी चीजें की गई हैं आपके यूपीआई से रिलेटेड, ठीक है। अभी भी आप देखते होगे तो भैया आपको हर वेंडर के यहाँ, मतलब हर वेंडर के यहाँ आपको यूपीआई का तो दिख ही जाएगा, भले कितना छोटा ही छोटा वेंडर क्यों ना हो, आपको हर जगह क्यूआर कोड देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड भले चाहे जितनी छोटी जगह क्यों ना हो, गाँव में तो बहुत ज्यादा है आपके टाइम पे, है ना। आगे देखो, वेलफेयर ऑफ दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए वेलफेयर कैसे भैया, इस पॉइंट को हाईलाइट करना चाहेंगे। रजिस्ट्रेशन ऑन दी ई श्रम पोर्टल एंड दी हेल्थ केयर अंडर दी पीएम जन आरोग्य योजना। आप जानते होंगे कि ई श्रम कार्ड आपके बहुत ज्यादा बने थे एट द टाइम ऑफ द कोविड पीरियड, जहां पे आपको हेल्थ इंश्योरेंस का वादा किया गया है, एंड जन आरोग्य योजना वो भी सेम ही है, ठीक है, हेल्थ रिलेटेड है। आगे बात करते हैं, इन्वेस्टिंग इन द पीपल इकोनॉमी एंड दी इनोवेशन। अब भैया ये क्या चीजें हैं, इसको भी जरा से देख लेते हैं कि ये क्या क्या चीजें हैं।
सो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस फर्स्ट वन, सपोर्ट टू स्टेट्स फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर, सपोर्ट करते हैं हम स्टेट्स को क्या मेंटेन करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, विद एन आउटले ऑफ 1.5 लाख करोड़, मतलब 1.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, जो कि अगले 50 साल इंटरेस्ट फ्री लोन रहेगा टू द स्टेट्स फॉर द कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड इंसेंटिव्स फॉर द रिफॉर्म्स। मतलब भैया जी स्टेट पैसा देने वाली है जो 1.5 लाख करोड़ रुपए रहेगा, जो कि 50 साल तक आपको पे भी नहीं करना है, इंटरेस्ट फ्री लोन रहेगा ये। उसमें आपको क्या करना है कि आप ये अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाओ, अपना पैसा ज्यादा खर्च करो, जिस कारण आप ज्यादा अच्छे इफेक्टिव रोड्स बना पाओ, है ना, जितनी डैम्स वगैरह बनाने तो वो बनाओ, पॉलिसीज बनानी है वो बनाओ, अपने यूथ को एम्पावर करो, एआई के लिए इंप्रूव करो, स्किल एनहेंसमेंट करो, एजुकेशन पे खर्च करो, ठीक है, ये सारी चीजें। आगे क्या है, जल जीवन मिशन, जो कि बहुत टाइम से चला आ रहा है एंड बोला जा रहा है कि भैया जल जीवन मिशन को अब हमें 100% इफेक्टिवनेस के साथ इसको कंप्लीट करना होगा, ठीक है। सो उसके लिए भी बजट एलोकेट किया गया है टू अचीव 100% कवरेज द मिशन एक्सटेंडेड टिल द 2028 विद एन एनहेंस्ड टोटल आउटले। 2028 तक इसको बढ़ा दिया गया है। जल जीवन मिशन है क्या, बेसिक सी बात है, जल और जीवन, मतलब जब आपका वाटर है उसके बिना आपका जीवन पॉसिबल नहीं है। तो हम चाहते हैं कि भी हर सेक्टर ऑफ सोसाइटी को, हर जगह पे, हर इवन बहुत छोटी छोटी जगह पे भी जहां पे वाटर की स्कैरसिटी है वहां तक भी वाटर अच्छे से पहुंच जाए, ठीक है। आगे देखो, पावर सेक्टर रिफॉर्म्स, पावर सेक्टर रिफॉर्म्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां पे इंसेंटिवाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म्स एंड द ऑगमेंटेशन ऑफ द इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन एडिशन बोरोइंग ऑफ द 0.5 ऑफ द जीएसडीपी टू स्टेट्स कंटीजेंट ऑफ दीज रिफॉर्म्स, ठीक है। अच्छा, बेसिकली जो पेज है ना ये उससे रिलेटेड है कि आपको मतलब स्टेट जो गवर्नमेंट होती है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, सॉरी स्टेट बोल के सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट आपको पता नहीं कि पैसा कुछ अलोकेट करती है, मतलब कुछ ऐसा लोन देती है किसको, आपकी स्टेट गवर्नमेंट को, है ना, स्टेट गवर्नमेंट को। तो उसी से रिलेटेड है भैया ये कहाँ कहाँ देने वाले हैं, तो कहाँ कहाँ देने वाले हैं, पहला तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बढ़ाने के लिए, दूसरा जल जीवन मिशन के लिए, तीसरा पावर सेक्टर रिफॉर्म्स। पावर सेक्टर रिफॉर्म्स जहां पे हम देख रहे हैं कि भैया जो पहले पावर होती थी वो किससे रिलेटेड होती थी, आपकी जो पहले पावर होती थी वो या तो आपके डीजल इंजन से रिलेटेड, ठीक है, जो हम देखते थे कि या तो भैया डीजल से रिलेटेड होती थी, आपकी पेट्रोलियम से रिलेटेड होती थी, ठीक है, पेट्रोल से रिलेटेड होती थी, या फिर क्या होती थी भैया, या फिर आपका जो वुड है, वुड इज ऑल्सो अ फ्यूल, जो कि रूरल एरियाज में देखने को अभी भी मिलता है। तो जब ये सारी चीजें होती थी, अब स्टेट को ये इंश्योर करना है कि आप भैया इसमें रिफॉर्म से लेके आओ। इसमें रिफॉर्म्स कैसे, आप भैया सोलर एनर्जी लेके आओ, आप विंड एनर्जी लेके आओ, आप इलेक्ट्रिसिटी को प्रमोट करो, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रमोट करो। अभी भी कुछ गांव ऐसे हैं जहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो हम चाहते हैं कि भैया अब इसको ना पावर का जो शिफ्ट देखने को मिल रहा है वो आप अपनाओ, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है, एसेट मोनेटाइजेशन प्लान ऑफ 2025 to 30। भैया ये क्या कहना चाह रहे हैं, एसेट मोनेटाइजेशन, एसेट कोई भी एक ऐसी चीज होती है जो कि आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न देती है, उसको हम एसेट बोलते हैं, उसका मोनेटाइजेशन कराना। मतलब ये क्या बोला गया कि भैया जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देगी या फिर उनसे एसेट के तौर पे चीजें लेगी। एसेट कुछ भी हो सकता है, एसेट आपका रेलवे हो सकते हैं, ठीक है, रेलवे इज द काइंड ऑफ एसेट, ठीक है। ये पॉइंट्स जस्ट ऐसे ही नहीं लिख रहा हूँ भाई, ये लिटरली बता रहा हूँ सारे, ठीक है। एग्जांपल मतलब एसेट का एग्जांपल ही एक रेलवे है, आपका रोड्स हो गया, रोड्स इज द काइंड ऑफ एसेट, आपका कोई भी जियो थर्मल प्लांट हो गया आपके यहाँ पे, वो क्या है, एसेट है। आपके यहाँ पे कोई भी मान चलो कोई भी इंडस्ट्री है, ठीक है, कोई भी इंडस्ट्री है, वो आपका क्या है, एसेट है। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इन सारे एसेट्स को यूज कर सकती है, उनको दे दे किसको, आप दे दो सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दोगे क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट इज अ ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन, आप उनको दे दोगे, उनको देने से होगा कि आपको मिलेगा पैसा। पैसा मिला, सपोज करो हमने एक रेलवे की लाइन दे दी पूरी स्टेट की, एक किसी 2-3 डिस्ट्रिक्ट की हमने रेलवे लाइन सेंट्रल को दी, सेंट्रल को देने से हमें मिला 50 लाख रुपए। 50 लाख रुपए का हम करेंगे क्या, इस 50 लाख रुपए को हम इन्वेस्ट करने वाले हैं हेवनली, किसके ऊपर भैया, अपने ही स्टेट के ऊपर। एंड क्या ये भैया आपने जो 3-4 डिस्ट्रिक्ट की जो रेलवे की जो अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट को दी थी, उनके पास अब जाएगी, नहीं। ऐसा भी नहीं कि आप कंप्लीट दे दोगे, आप एज अ लोन फॉर्म में दोगे। मतलब आपने अगर ये आप कोलेटरल की तरह देख सकते हो, आपने अपनी रेलवे एज अ कोलेटरल उनको दिया, उनसे लोन लिया, 50 लाख का आपने लोन लिया, आपने 50 लाख इन्वेस्ट किए, और ज्यादा रेलवे लाइन बना ली, और ज्यादा रेलवे लाइन बना ली, उसके बाद भैया आपने ये वाला रेलवे तो अपने पास वापस कर ही लिया, एंड जो पहले का रेलवे था वो भी आपका हो गया। समझ गया ना, जो रेलवे लाइन बनाई वो भी आपकी हो गई इस तरीके से। तो लॉन्च टू फ्लो बैक कैपिटल ऑफ द रुपीज 10 लाख करोड़ इन दी न्यू प्रोजेक्ट। इससे हम क्या करना चाहते हैं, 10 लाख नए प्रोजेक्ट बनाना, 10 लाख करोड़ के नए प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं। एंड जो ये भाई पॉइंट इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको इतना क्यों एम्फेसाइज कर रहा हूं मैं, क्योंकि जो अभी भैया टैक्स रिलैक्सेशन देखने को मिला है, टैक्स रिलैक्सेशन, आपको पता है जो भी अभी टैक्स रिलैक्सेशन देखने को मिला है, इससे गवर्नमेंट को तकरीबन 100 करोड़ का भैया घाटा होने वाला है इस टैक्स रिलैक्सेशन के कारण। जस्ट इतने से जो 100 करोड़ उनके पास आते थे वो कहीं ना कहीं कम हो जाएंगे, तो भैया वो कहीं ना कहीं से तो भरपाई करनी होगी ना, क्योंकि अभी आगे आपको एक मैं स्लाइड दिखाऊंगा जहां पे पता पड़ेगा कि पैसा आता कहां से, पैसा जाता कहां है। तो ये समझने के लिए, तो अभी जब ये इतना कम हो जाएगा तो इसकी भरपाई कोई ना कोई तो करेगा, कहीं ना कहीं से तो ये आएगा, क्योंकि हमने सिर्फ देखो टैक्स कम कर दिया है, ठीक है। हमने कोई नई चीज ऐसी निकाली भी नहीं है जहां से हम कभी लोकल पीपल से पैसा ले रहे हो,
ठीक है। तो हमने ये निकाला कि भाई जो मोनेटाइजेशन इसकी प्लान है जो स्टेट और सेंट्रल के बीच में रहेगा, जहां से क्या होगा हम लोन प्रोवाइड करेंगे एंड आप क्या करोगे, आप उन चीजों को इंफ्रास्ट्रक्चर में या किसी भी फील्ड में आप बढ़ाओगे, उसके बाद उसी चीज को हम वापस कर देंगे, जैसे रेलवे का एग्जांपल दिया, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल होता है भाई, लोगों को लगता है कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट भी क्या कहीं से पैसा लेती है, ऑब्वियस सी बात है, हर कंट्री की गवर्नमेंट आपके लेते ही है पैसा, ठीक है। वही वो यूएसए हो, वो मतलब यूएसए क्या एग्जांपल क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि यूएसए सबसे बड़ी इकोनॉमी देखी जाती है, ठीक है, इस वजह से ले रहा हूँ। वो भी भाई कहीं ना कहीं से इंपोर्ट करता ही है, ठीक है, वो भी लोन लेते हैं। आगे देखो, अर्बन चैलेंजेस फंड। अर्बन चैलेंजेस फंड क्या है भैया, जो भी अर्बन पीपल्स हैं उनके लिए फंड एलोकेट करने के लिए, उन सारी चीजों के लिए। सो ₹1,00,000 करोड़ टू इंप्लीमेंट द प्रपोजल फॉर द सिटीज एज द ग्रोथ हब। सिटी को एज अ ग्रोथ हब बनाने के लिए, सिटीज को क्या बनाने के लिए, ग्रोथ हब बनाने के लिए, ग्रोथ हब बनाने के लिए, क्रिएटिव रीडेवलपमेंट ऑफ द सिटीज, रीडेवलपमेंट ऑफ सिटीज के लिए, वाटर एंड सैनिटाइजेशन के लिए। हम क्या चाहते हैं, जो भी चैलेंजेस फंड है, मतलब जो भी अर्बन के लिए जो भी चैलेंजेस है, भी अर्बन एरिया में सबसे ज्यादा चैलेंजेस यही तो है कि भैया सिटीज धड़ल्ले से बढ़ रही हैं, ठीक है, एंड जो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो नहीं है, क्रिएटिव रीडेवलपमेंट नहीं है, पता पड़ रहा है कोई भैया बन तो गया लेकिन वहां पे एक ही स्टेडियम है, ठीक है, या फिर अगर एक ही स्टेडियम है, अब उससे होगा क्या, एक सिटी बहुत बड़ी है, अब भैया एक ही स्टेडियम है तो वहां पे कंजेशन बहुत ज्यादा होगा एंड हर लोग उसका बेनिफिट भी नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि जो बहुत दूर से हैं वो इतने दूर स्टेडियम थोड़ी जाएंगे। इसी के साथ वाटर एंड सैनिटेशन की जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आप देखोगे कि अभी भी जितनी मेट्रोपॉलिटिकल सिटी है उनमें वाटर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, ठीक है, तो उस वजह से ये सारी चीजें। अब आ जाता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, डेट इज मतलब थोड़ा सा डिवीजन करने के बाद बनाया गया है इस पॉइंट को। डेट इज क्या है, मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड्स। मैरीटाइम आपको समझ में आ रहा होगा, रिलेटेड टू वाटर, रिलेटेड टू मरीन, मरीन से रिलेटेड यहाँ पे क्या है, जितने भी आपके पोर्ट्स हैं भैया उनको इंपावर करो, जितने भी आपके शिपयार्ड लिमिटेड्स हैं उनको प्रमोट करो, ठीक है। इंडिया के साथ जितनी भी मतलब वाटर रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितनी बोट हो सकती है, शिप्स बना सकते हो आप, वो सारी चीजें बनाओ। तो बेहतर कॉर्पस ऑफ 25,000 करोड़ फॉर अ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग विद अप टू 49% कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द गवर्नमेंट। इसमें क्या है भैया, जो इतने रुपए खर्च किए जाएंगे, अगर आप इतना रुपए खर्च करोगे तो भैया 49% आपका गवर्नमेंट भी खर्च करेगी, मतलब दोनों का 50-50 मान लो, ऑलमोस्ट 49%, सर जस्ट 1% का अंतर है, तो दोनों लोग मिलकर इसमें फिर करने वाले हैं, मतलब बोल सकते हैं इन्वेस्ट करने वाले हैं, ठीक है, जहां पे आपका तकरीबन 49% आपको गवर्नमेंट देगी और बाकी का जो 51% रहेगा वो आपका स्टेट देगी, ठीक है। आगे देखो, न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर द विकसित भारत। विकसित भारत के लिए हम चाहते हैं कि भैया जो एनर्जी की, जो मैंने अभी ऊपर एग्जांपल बताए थे आपको, सोलर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, है ना, ग्रीन एनर्जी, वो तो रहनी नहीं चाहिए, इसी के साथ हम न्यूक्लियर एनर्जी को प्रमोट करना चाहते हैं। सो अमेंडमेंट टू द एटॉमिक एनर्जी एक्ट, एटॉमिक एनर्जी एक्ट एंड सिविल लाइबिलिटी फॉर द न्यूक्लियर डैमेज एक्ट विल बी टेकन अप फॉर द एक्टिव पार्टनरशिप विद द प्राइवेट सेक्टर। हम चाहते हैं कि भैया हम न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर्स को बढ़ाएं, लेकिन क्यों नहीं बढ़ा पा रहे हैं, हम क्यों नहीं बढ़ा पा रहे, क्योंकि हमारे पास इतने कभी फंड ही नहीं हो पाते, एंड फंड नहीं हो पाते एंड हम फंड अरेंज भी नहीं कर पाते, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे एक्ट आ जाता है जो कि एटॉमिक एनर्जी एक्ट है। अच्छा, अब ये एक्ट भाई खुद अपने आप में इतना बड़ा है कि इससे रिलेटेड पूरा सेशन लग जाएगा, ठीक है। शॉर्ट में समझाता हूं। एटॉमिक एनर्जी एक्ट बोलता है कि भैया जितनी भी न्यूक्लियर रिलेटेड चीजें हैं वो सिर्फ सेंट्रल के अंडर रहेंगी, ठीक है, मतलब मेन सुपीरियोरिटी सेंट्रल के अंदर रहेगी। अब इसमें बोला गया है कि इसमें चेंजेस किया जाएगा, जिस कारण जो भी प्राइवेट सेक्टर है वो इसमें एक बहुत अच्छा अपना पार्टिसिपेशन दिखा पाए, ठीक है। तो ये बोला गया, इस वजह से हम उनके साथ प्राइवेटाइजेशन करने वाले हैं। ये पॉइंट भैया यूज करने लायक है सच में। आप भाई अगर जितने भी मतलब अभी तक पॉइंट बनाए, मुझे नहीं लगता कि एक भी पॉइंट की आप लो डिग्रेडेशन दे सकते हो या फिर उसको रेटिंग कम दे सकते हो। हर पॉइंट अपने आप में एक बहुत अच्छा पॉइंट है। उड़ान स्कीम, उड़ान स्कीम तो कितनी ज्यादा बात होती है इसकी, उड़ान स्कीम की। उड़ान स्कीम है क्या, बेसिकली उड़ान स्कीम आपके एयरपोर्ट रिलेटेड है, एयरपोर्ट और जो आप देखते हो ना एयरपोर्ट, एयरपोर्ट्स रिलेटेड एंड जो भी एयरलाइंस वगैरह हुई उन सारी चीजों से रिलेटेड। हालांकि अभी अब एक न्यूज बता दूं, अभी एक कोई एयरपोर्ट है, आपको बताना वो कौन सा एयरपोर्ट है, जिसको नवंबर 2025 में बंद कर दिया जाएगा क्योंकि उसकी रेनोवेशन होनी है और वो 2028 में दोबारा से रीओपन किया जाएगा। मतलब ऑलमोस्ट देखा जाए तो मोटा मोटा 3 साल बाद उसको रीओपन किया जाएगा। आप बताओगे वो कौन से एयरपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। आगे बात करते हैं, लैपटॉप भी हैंग करने लगा भाई। चलो, ये उड़ान स्कीम की हम बात कर रहे थे। सो रीजनल कनेक्टिविटी टू द 120 न्यू डेस्टिनेशन एंड कैरी 4 करोड़ पैसेंजर्स इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स। अगले 10 सालों में हम चाहते हैं कि भैया जो भी आपके मतलब जो भी आपकी डेस्टिनेशन हैं वो 120 न्यू डेस्टिनेशंस पे 120 न्यू डेस्टिनेशंस बनाई जाएंगी। ऐसे मतलब 120 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे, ठीक है, जो कि आपके 10 करोड़ पैसेंजर 4 करोड़ पैसेंजर्स को अगले 10 सालों में यहाँ से वहाँ मोबिलाइज कराएंगे। एंड इसमें सबसे अच्छा बेनिफिट हमको देखने को मिला है कि भैया लोकल सेक्टर और सोसाइटी इसमें बहुत धड़ल्ले से पार्टिसिपेट कर रहा है। मिडिल क्लास भी इसमें मतलब बैठ के जाते हैं, ठीक है। अब मिडिल क्लास भी एयरपोर्ट्स का काफी ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है, फ्लाइट्स वगैरह का यूज करते हैं। आगे देखो, सो नेक्स्ट वन इज फ्यूचर नीड ऑफ बिहार। फ्यूचर नीड ऑफ बिहार क्या है कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा फॉर दी वेस्टर्न
कोशी कैनाल ERM प्रोजेक्ट। अब भैया ERM क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स क्या होते हैं, एंड ये भैया बिहार क्यों, भैया जो बोला जा रहा था कि भैया बिहार को एक एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस दिए गए हैं अंडर दिस, क्या भैया वही कहना चाहते हो? फिर मैंने बोला भाई पॉलिटिक्स के अंदर नहीं जाएंगे, मे बी इलेक्शन है तो हो सकता है ऐसा, ठीक है। बट हम समझते हैं कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। देखो एयरपोर्ट होते हैं आपके दो टाइप के, ठीक है। एयरपोर्ट कैसे होते हैं, दो टाइप के एयरपोर्ट। पहला होता है आपका ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जिसको मैं GRF लिखने वाला हूँ। दूसरा होता है ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट, जिसको BFA लिखने वाले हैं। अच्छा, सबसे पहले समझते हैं ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट कौन से होते हैं। ऐसे एयरपोर्ट जो भैया कहीं पे कोई बिल्डिंग वगैरह थी, कहीं पे पहले से मतलब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता था, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता था, उसको हमने अपग्रेड करने के बाद उसको एयरपोर्ट बनाया है। मतलब बेसिकली ब्राउन फील्ड ऐसे होते हैं जो कि अपग्रेडेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के दौरान बनते हैं। वहीं पे ग्रीन फील्ड ऐसे एयरपोर्ट होते हैं जो कि बिल्कुल बेसिक से, मतलब वहां पे कुछ नहीं है, खाली सीधी जमीन है सिर्फ, और कुछ भी नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, कोई रोड नहीं, कोई कुछ भी नहीं, लेकिन बिल्कुल बेसिक से उठाते हुए एडवांस तक का पूरा स्ट्रक्चर हम खुद बनाएंगे, उसको हम बोलते हैं ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट। अब भैया ये बन क्यों रहे हैं? अच्छा, जैसे देखा जाए तो कॉस्ट इफेक्टिव कौन सा होगा, ब्राउन फील्ड होगा, लेकिन फिर भी हम ग्रीन फील्ड पे क्यों इतना ज्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं? देखो ब्राउन फील्ड जो भी आपके एयरपोर्ट होते हैं वो इसलिए होते हैं, इसलिए मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसका अपग्रेडेशन कर दिया जाता है बस। इससे होता क्या है कि आप अपने तरीके से एयरपोर्ट नहीं बना पाते, मतलब जिस तरीके से आपको बनाना चाहिए था, जो कि सारी फैसिलिटीज को मेंटेन कर सकता था, वो नहीं हो पाता यहाँ पे। लेकिन कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ये कैसा होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि देखो जब भी आप कभी इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हो तो जरूरी थोड़ी है बहुत बड़ी जमीन पे आपको बना बनाया इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगा, है ना। तो लिमिटेड एरिया रहता है आपके पास, आप वहां पे लिमिटेड फैसिलिटीज प्रोवाइड करा सकते हो, इसलिए ब्राउन फील्ड। ग्राउंड फील्ड में क्या होता है, इसमें कॉस्ट इफेक्टिव तो नहीं होगा, इसमें खर्चा भाई ज्यादा आने वाला है, लेकिन यहाँ पे आप फैसिलिटीज बहुत ज्यादा प्रोवाइड करा पाओगे। मतलब जो भी इंटरनेशनल स्टेशन होते हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट होते हैं, उन सभी जगह में इंश्योर करना होता है कि भैया वहां पे सारी की सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराएं, जितनी भी हम प्रोवाइड करा सकते हैं। तो उसके लिए दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल, ठीक है। अब बनने कहा जा रहा है बिहार में, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज क्या है, वेस्टर्न कोशी कैनाल ERM प्रोजेक्ट। ERM प्रोजेक्ट क्या है? ERM का फुल फॉर्म होता है इमरजेंसी रिहेबिलिटेशन मेंटेनेंस, ठीक है। लिख देता हूं यहाँ पे इमरजेंसी, डोंट वरी, बस ऑलमोस्ट थोड़ा सा और बचा है, ठीक है। इमरजेंसी रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट। अब भैया क्या कहना चाह रहे हो, क्या चीज है ये? देखो इमरजेंसी रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट, बेसिक सी बात बताऊं तो ERM का कंप्लीट जो मतलब है, जो मेन इनिशिएटिव है वो ये है कि जब भी कभी इमरजेंसी आती है, जैसे जब ये कोशिन कैनाल है, अगर सपोज करो कैनाल पे कभी कोई दिक्कत हुई या ऐसी कभी इमरजेंसी पोजीशंस आई, ऐसी कभी इमरजेंसी सिचुएशंस आई, तो भैया लोगों को रिहेबिलिएट करना होगा, लोकल पीपल को रिहेबिलिएट करना होगा ना, माइग्रेट कराना होगा एक जगह से दूसरी जगह, उसके लिए है ये कंप्लीट प्रोजेक्ट, ठीक है। हाँ भैया समझ गए। आगे एक और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो है स्वामिया फंड 2। ये क्या चीज है भैया? इसमें 15,000 करोड़ फॉर द एक्सपेंडिचर कंप्लीशन ऑफ 1 लाख ड्वेलिंग यूनिट्स थ्रू ब्लेंडेड फाइनेंस। भैया ये क्या चीज है, कुछ भी समझ में नहीं आया, मैं समझाता हूँ। ड्वेलिंग सबसे पहले समझते हैं, ड्वेलिंग क्या होता है। होप सो काफी लोगों को शायद पता हो। ड्वेलिंग आपका एक काइंड ऑफ अ यूनिट होती है, ठीक है। एक काइंड ऑफ अ यूनिट होती है जिसको हम एज अ होम देखते हैं। मतलब ड्वेलिंग एक ऐसी यूनिट होती है जहां पे एक सेक्टर ऑफ सोसाइटी रहता है, ठीक है। वो कुछ छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो अगर एक यूनिट है तो इसके लिए मल्टीपल चीजें आती हैं, जैसे आप अपार्टमेंट लेते हो, ठीक है, अपार्टमेंट लेते हो, ठीक है, वो इसके अंदर आ जाता है। आप कभी कोई हाउस लेते हो, होम लेते हो। अच्छा, हाउस एंड होम में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, क्या होते हैं वो कभी और डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो ये सारे यूनिट्स होते हैं जो कि ड्वेलिंग से रिलेटेड होते हैं। मतलब बोला गया है कि भैया 15,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया जाएगा, जिस कारण हर बंदे को हम उसका खुद का घर प्रोवाइड करा पाए, ठीक है। हाँ भैया यही है स्वामी फंड 2.0, स्वामी फंड 2 योजना, ठीक है। हाँ भैया ठीक समझ गए। आगे टूरिज्म इंडस्ट्री, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम डेवलपमेंट की बात करें और हम टूरिज्म इंडस्ट्री को भूल जाएं, ठीक है। सो इसीलिए जो आपकी टूरिज्म फॉर द एम्प्लॉयमेंट लेड ग्रोथ है, ये तो भाई दिखी नहीं रहा, आप रुक जाओ। टूरिज्म फॉर एम्प्लॉयमेंट लेड ग्रोथ, देखो क्या होगा, टॉप 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन साइट सेट की जाएंगी टू बी डेवलप्ड इन द पार्टनरशिप विद द स्टेट्स के पार्टनरशिप के साथ टोटल ऑफ 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाई जाएंगी, ठीक है। इससे होगा क्या, इससे भैया बाहर के लोग आते हैं, इन्वेस्टमेंट आता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, हमारी जो लोकल कम्युनिटी है वो इंप्रूव होती है, ठीक है, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है, वो सिटी एक धड़ल्ले से ग्रो करती है, जीडीपी में कंट्रीब्यूट होता है, बहुत कुछ होता है, ठीक है। आगे देखो इंट्रोड्यूसिंग स्ट्रीमलाइंड ई वीजा फैसिलिटी, भैया ये क्या है?
ई वीजा फैसिलिटी, देखो भैया हर जगह वीजा अवेलेबल नहीं करा पाते हम, है ना, नहीं करा पाते क्योंकि वीजा की भी कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ऐसा तो नहीं है भाई कोई टेररिस्ट वगैरह आ जाए, लेकिन हम ये इंश्योर करके चल रहे हैं कि जो भी हमारी फ्रेंडली कंट्रीज उनके साथ हम ई वीजा की फैसिलिटी कर पाए, जहां जिसके कारण जितनी भी वीजा रिलेटेड जो भी प्रोसेस होती है वो काफी ज्यादा इफेक्टिव हो पाए। ठीक है, हाँ भैया ठीक है। इंटेंसिव स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फॉर द यूथ, जो कि आई डोंट थिंक सो कि यार बताने की जरूरत है कि भैया इंसेंटिव किया जा रहा है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को फॉर यूथ के लिए। परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स टू द स्टेट, मतलब परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव ये क्या चीज है भैया? देखो इंसेंटिव होता है काइंड ऑफ अ प्रिविलेज या फिर काइंड ऑफ अ अवार्ड जो दिया जाए। इसमें क्या बोला गया है, जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी स्टेट्स होंगे एक रेगुलर बेसिस पे एक बोल सकते हैं कि एक रेगुलर बेसिस पे एक रिपोर्ट बोल लेते हैं, ठीक है, एक रेगुलर बेसिस पे एक रिपोर्ट निकाली जाएगी। उस रिपोर्ट में लिखा होगा कि भैया कौन से स्टेट ने, जैसे यूपी है, एमपी हो गया, ठीक है, ऐसे सारे स्टेट्स के नाम लिखे होंगे, एंड किस स्टेट ने कितना ज्यादा ग्रोथ करा है, टूरिज्म में इतने करा है, ठीक है, हेल्थ में इतना करा है, आपके एजुकेशन में इतना करा है, और इन्वेस्टमेंट में इतना करा है, दूसरे इन्वेस्टमेंट को इतना अट्रैक्ट करा है। तो इस तरीके से हर एक कंट्री का कुछ ग्राफ रहेगा, मतलब हर एक स्टेट का एक ग्राफ रहेगा। अब हर एक स्टेट के हर एक ग्राफ में हर एक सेक्टर में जो जितना अच्छा करेगा उसको कुछ ना कुछ इंसेंटिव दिया जाएगा, उसको कुछ ना कुछ अवार्ड दिया जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ मनी, इन द फॉर्म ऑफ एडमिरेशन, है ना, एडमायर करना उनकी चीजों को, कुछ भी हो सकता है। जैसे सपोज करो हेल्थ सेक्टर में भी यूपी ने अच्छा कराओ, है ना, मे भी हो सकता है एग्रीकल्चर सेक्टर में एमपी ने अच्छा कराओ। तो जो भी स्टेट अच्छा करेगा उससे रिलेटेड जितने भी स्टेट्स रहेंगे उनको जो भी इंसेंटिव्स वगैरह प्रोवाइड की जाएंगे। ठीक है, आगे देखो, मुद्रा लोन फॉर दी होम स्टेज। मुद्रा का एक लोन होता है, मुद्रा आप जानते हो, जो कि हम बेसिकली मुद्रा का वर्ड जो यूज करते हैं इसमें करते हैं, मतलब जो मोहर होती है, ठीक है, मुद्रा यार मनी से रिलेटेड ही होता है। ठीक है, सो जो भी होम लोन्स वगैरह होते हैं उनके लिए मुद्रा लोन्स का प्रोविजन किया जाएगा, जो आप इसमें भी देख सकते हो। ठीक, आगे देखो, ईज ऑफ ट्रेवल एंड द कनेक्टिविटी और द टूरिस्ट डेस्टिनेशन। टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए कनेक्टिविटी को इंप्रूव करना है। एंड जो अभी क्यों लिया जा रहा है ये पॉइंट, इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि अभी गोवा में हमने देखा कि डे बाई डे टूरिस्ट वहाँ पे घटते जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगाई वगैरह हो गई है, या फिर जो लोकल पीपल हैं वो बहुत ज़्यादा उनसे जो भी फॉरेनर्स वगैरह हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा रुपीज़ लेते हैं। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। ठीक है, जो भी ट्रैवल कनेक्टिविटी है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, उन सबको बहुत ज़्यादा नज़दीक रखने के लिए। आगे देखो, इन्वेस्टिंग इन द पीपल, इकोनॉमी एंड द इनोवेशन। इनोवेशन में, इकोनॉमी में रिसर्च करना, मतलब वही सारी चीजें रही हैं। अब इसमें आपको रिसर्च रिलेटेड ज्यादा दिखने वाली हैं चीजें स्पेस रिलेटेड। जैसे पहला पॉइंट क्या है, पीएम रिसर्च फेलोशिप। पीएम रिसर्च फेलोशिप मतलब जितनी भी आईआईटीज हैं, आईआईएससी हैं, वहां पे आपको फेलोशिप जो कि काइंड ऑफ स्कॉलरशिप होती है वो आपको प्रोवाइड की जाएगी फॉर द रिसर्च, जो कि अभी भी प्रोवाइड होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अभी नहीं होती, अभी भी होती है। ठीक है, सो फेलोशिप इज काइंड ऑफ स्कॉलरशिप। ठीक है भैया, आगे देखते हैं, आगे इधर भी पॉइंट पढ़ते आते हैं ना। आगे देखो, रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन। रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन मतलब एलोकेटिंग 20,000 करोड़ टू द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर ड्राइवन रिसर्च डेवलपमेंट एंड द इनोवेशन इनिशिएटिव्स। प्राइवेट सेक्टर में हम 20,000 करोड़ इन्वेस्ट करने वाले हैं, उनके लिए हमने इतना अलॉट करा है, जिसके कारण वो क्या करें, रिसर्च में, डेवलपमेंट में, इनोवेशन में, इनिशिएटिव में एक बढ़ावा दें। ठीक है, हाँ भैया ठीक है। आगे देखो, आगे यहाँ पे फिर से रिसर्च की बात होने वाली है, जहां पे आपको जीन बैंक फॉर द जर्म प्लाज्म देखने को मिलेगा। भैया ये है क्या, जरा बता देंगे क्या? जीन बैंक, जो कि देखने को मिल रहा है कि भैया कुछ ना कुछ जेनेटिक जैसा बैंक है। ये बिल्कुल सही है, जेनेटिक बैंक है, जेनेटिक बैंक है, बैंक। ठीक है, अरे यार बैंक एन है भाई, ये है ना, जेनेटिक बैंक है, काइंड ऑफ अ जेनेटिक बैंक है। अब भैया ये क्या चीज है, ये क्या कहना चाह रहा हूं, जर्म प्लाज्म क्या होता है? जर्म प्लाज्म, जर्म प्लाज्म आपको अगर मैं बताऊं तो जर्म प्लाज्म एक ऐसी चीज होती है, एक काइंड ऑफ ऐसी चीज जो कि आगे जाके किसी ना किसी पौधे को जन्म देने वाला है। जैसे कि पॉलन ग्रेन्स हो गया, ठीक है, पॉलन ग्रेन्स हो गया, पॉलन ग्रेन्स, आपका हाइब्रिड सीड्स, हाइब्रिड सीड्स एंड और भी ऐसी चीजें। ठीक है, तो जर्म प्लाज्म इन चीजों को कंसीडर किया जाता है। जैसे आपका पॉलन ग्रेन्स हो गया, आपके जायगोट्स हो गए, मतलब जायगोट तो इन टर्म्स ऑफ यार ह्यूमंस आ गया, लेकिन मतलब उसी फील्ड में आप देखो, उसी तरीके से। ठीक है, मतलब प्लांट्स के लिए तो क्या किया गया, देखो हमने आगे ऊपर क्या बात की थी कि भैया हमें चाहिए हाई यील्डिंग सीड्स चाहिए, हमें क्लाइमेट रेजिस्टेंट सीड चाहिए, हमें पेस्ट रेजिस्टेंट सीड चाहिए। कैसे आएंगे, जब हम इसके लिए बजट एलोकेट करेंगे, तो हमने बजट एलोकेट किया। बजट एलोकेट करने के साथ अब इस पर क्या होगी, रिसर्च होगी। अब इस पर जब रिसर्च कहाँ पे होगी, तो जहां पे रिसर्च होगी उन जगह को बोला गया जेनेटिक बैंक। जिन चीजों पर रिसर्च होगी, जैसे पोलन ग्रेन्स हो गए, हाइब्रिड सीड्स हो गए, ठीक है, तो इन चीजों पर रिसर्च होने वाली है, इसलिए इनको बोला गया जर्म प्लाज्म। तो क्या बोला गया, जो अभी एक बैंक है ऐसी, अब इसकी दूसरी बनने वाली है। ठीक है, सो द सेकेंड जेन बैंक with 10 lakh germplasm lines to be set up for the future food and the nutrition security। न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए सेकेंड जर्म बैंक बनाई जा रही है। ठीक है, हाँ भैया ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या चीज है,
डेट इज ज्ञान भारत मिशन। ज्ञान भारत मिशन क्या है, समझ पा रहे हो कि ज्ञान से रिलेटेड है, ठीक है। सो डॉक्यूमेंटेशन एंड द कंजर्वेशन ऑफ आवर मैन्यूस्क्रिप्ट, यहाँ पे आप वो वाला पॉइंट भी ले सकते हो, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, ज्ञान से रिलेटेड तो है, सारी की सारी डॉक्यूमेंटेशन को एक जगह पे तो रखने को है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन लिख देता हूँ यहाँ पे, अदरवाइज भूल जाओगे आप, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सो डॉक्यूमेंटेशन एंड द कंजर्वेशन ऑफ आवर मैन्यूस्क्रिप्ट हेरिटेज टू कवर मोर देन 1 लाख करोड़ मैन्यूस्क्रिप्ट्स, 1 करोड़ मैन्यूस्क्रिप्ट्स, 1 करोड़ से ज्यादा मैन्यूस्क्रिप्ट्स को कवर करने के लिए, उनको कंजर्व करने के लिए नेशनल डिजिटल रेस्पिरेटरी ऑफ द इंडियन नॉलेज सिस्टम्स फॉर द नॉलेज शेयरिंग टू बी सेटअप, ठीक है। तो ऐसे नॉलेज शेयरिंग सेटअप्स स्टार्ट होंगे जहां पे हम देखते हैं कि भैया और फॉरेन कंट्रीज में से होते हैं तो अब इंडिया में भी होंगे, ठीक है। सो नेशनल डिजिटल रेस्पिरेटरी ऑफ द इंडियन नॉलेज सिस्टम फॉर द नॉलेज शेयरिंग और टू बी सेटअप, ठीक है। हाँ भैया ठीक है, समझ गए, पॉइंट समझ में आ गया भैया। आगे आगे अगला पॉइंट क्या है, नेशनल जियो स्पेशियल मिशन। ये क्या होते हैं भैया, जियो स्पेशियल, जियो स्पेशियल देखो आपके जियो स्पेशियल मतलब अर्थ से रिलेटेड, एंड स्पेस, जियो प्लस स्पेस मतलब अर्थ प्लस स्पेस, ठीक है, अर्थ प्लस स्पेस। अब देखो अर्थ में पूरी सब जगह भाई स्पेस ही स्पेस को अगर कंसीडर करें तो इसमें हम दो लोग चीजों में बांटते हैं, डेट इज क्या, लॉन्गिट्यूड, जिसको मैं लॉन्गी से लिख रहा हूं, एंड लैटिट्यूड। हाँ भैया, मतलब जियो स्पेशियल कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से, मतलब लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की हेल्प से हम इस पूरी की पूरी इंडिया को ऐसी तरीकों से बांटेंगे जिस कारण जो भी इनिशिएटिव्स हैं वो ले जाए जा सकें। जैसे हम सबसे पहले क्या करेंगे, पूरी अर्थ मतलब पूरी इंडिया को लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड में बांट देंगे, अच्छा भैया। उसके बाद हम ऐसी स्पेसेस देखेंगे जो खाली हैं, जहां पे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं हमें एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है, अच्छा भैया ठीक है। फिर क्या करेंगे हम, फिर हम उसमें लगाएंगे आपकी कौन सी, पीएम गति शक्ति योजना लगाएंगे। पीएम गति शक्ति का योजना क्या है, गति प्लस शक्ति, मतलब हमें जो गति की शक्ति है, मतलब स्पीड बढ़ानी है। स्पीड कब बढ़ेगी, जब आप ट्रांसपोर्टेशन अपना बहुत अच्छे से इफेक्टिव करोगे। पीएम गति शक्ति के अंदर जो आपकी रेलवे लाइंस हैं, एयरपोर्ट हब्स हैं, ठीक है, आपकी रोड है, मतलब हाईवेज हैं, वो सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। सो यूजिंग पीएम गति शक्ति फैसिलिटेशन ऑफ द मॉडर्नाइजेशन ऑफ द लैंड रिकॉर्ड्स, अर्बन प्लानिंग एंड डिजाइन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ठीक है, समझ गए होगे भाई। आगे देखते हैं, प्रमोटिंग एक्सपोर्ट, ऑब्वियस सी बात है, एक्सपोर्ट को हम जितना ज्यादा प्रमोट करेंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे लिए ऐसा इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बता देता हूँ। जैसे एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, हमने एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए जहाँ पे एमएसएमई का पूरी बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जहाँ पे एमएसएमई टू टेकल नॉन टैरिफ मेजर्स इन दी ओवरसीज एंड द मार्केट, क्योंकि देखो टैरिफ लगाया जाता है इंडियन ड्यूटीज पे। एमएसएमई मैंने क्या कहा कि सिर्फ इंडियन नहीं होती, ये फॉरेन आइडेंटिटीज भी हो सकती हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको देखते हैं। भारत ट्रेड नेट क्या है, आ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा जो कि भारत ट्रेड नेट के नाम से होगा। जैसे आप यूपीआई देखते हो ना, यूपीआई क्या है, पूरा डिजिटल है, लेकिन उससे रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर तो रिक्वायर्ड होता है ना, डॉक्यूमेंटेशन के लिए, सारी चीजों को रखने के लिए, अकाउंट्स की प्रॉपर कलेक्टिविटी के लिए, यूपीआई के लिए रिक्वायर्ड होता है ना सारी चीजें। जो आपकी कौन सी है यार, इंडियन पेमेंट कॉर्पोरेशन मैनेजमेंट ऐसा करके कुछ है ना, बैंक है क्या है वो, वही तो यूपीआई के अंदर आता, मतलब यूपीआई उसी के अंदर तो आता है। तो उसी तरीके से हम देखेंगे भारत ट्रेड नेट। भारत ट्रेड नेट होगा क्या कि भैया जो आपका भारत ट्रेड नेट है ये एक टाइप का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जो ये देखेगा कि भैया जितने भी सपोर्ट आ रहे हैं फॉर द इंटीग्रेशन एंड द ग्लोबल सप्लाई चेन्स, मतलब ग्लोबल सप्लाई चेन्स में जो भी चीजें हो रही हैं उनका ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन एंड फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं, उसका पूरा रिकॉर्ड रखने वाली चीज रहेगी, वो रहेगी भारत ट्रेड नेट, ठीक है। सो एक यूपीआई के अल्टरनेटिव है जो मैंने आपको बता दिया। आगे क्या है, नेशनल फ्रेमवर्क फॉर दी जीसीसी। जीसीसी क्या है, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स इन टियर 2 सिटीज। मतलब देखो भैया जो भी आप ये देखते हो ना, मतलब जैसे अगर जीसीसी की बात करूं पहले, तो जीसीसी कुछ स्पेशलाइज्ड यूनिट या फिर ऑफिसेस होते हैं जो कि एमएनसीज होती है ना डिफरेंट कंपनीज में। जैसे डिफरेंट कंपनीज में क्या होती है, एमएनसीज होती है, मल्टीनेशनल कंपनीज। तो एमएनसीज को लुभाने के लिए, उनको बताने के लिए कि भैया आप हमारी कंट्रीज में आइए, इस वजह से जीसीसी बनाए जाते हैं, जिनको बोलते हैं ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर। दीज आर द स्पेशलाइज्ड यूनिट्स और द ऑफिसेज टू सेट अप बाय द एमएनसीज इन डिफरेंट कंट्रीज, जो कि एमएनसी बनाती हैं, जिसके कारण वो सारी चीजों पर नजर रख पाए कि भैया कहां पे कितना ज्यादा ट्रेड हो रहा है, कहां पे कैसी चीजें हो रही हैं, एंड क्या हमें इस कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर करना चाहिए तो कितना करना चाहिए, हम कैसे भैया अपना फायदा कमा पाएंगे, तो उस वजह से जीसीसीज बनाई जाती हैं, ठीक है। आगे है वेयर हाउस फैसिलिटीज फॉर द एयर कार्गो। एयर कार्गो के लिए वेयर हाउस फैसिलिटीज, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बात की थी ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट, ठीक है। उसी से रिलेटेड बात की जा रही है कि जब हमारे पास ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट होंगे तो हम वहां पे क्या कर पाएंगे, वॉर हाउस बना पाएंगे फॉर द एयर कार्गो। एयर कार्गो के लिए वॉर हाउस बना पाएंगे। एंड हाई वैल्यू पेरिसेबल हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस, मतलब ये क्या चीज है भैया, ये हॉर्टिकल्चर समझ में नहीं आया, बता देता हूं। देखो इसमें क्या बोला गया, जो भी हाई वैल्यू पेरिसेबल, मतलब पेरिसेबल जो कि खराब हो सकते हैं, जैसे कि आपका हॉर्टिकल्चर में ऑब्वियसली बात है आपके वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सारी चीजें आती हैं।
तो ये क्योंकि खराब हो सकते हैं, तो इसलिए इनकी इफेक्टिवनेस को, इनको स्टोर करने के लिए एक तो जगह होनी चाहिए इसमें इन द एयरपोर्ट, इसी के साथ इनको एक्सपोर्ट करने के लिए इफेक्टिव एक्सपोर्ट कर पाए और बहुत जल्दी एक्सपोर्ट कर पाए, इसलिए हम एयरपोर्ट का यूज करने वाले हैं। ठीक है, समझ गए होगे होप सो। आगे बात करते हैं। अब यार अब कुछ और छोटी छोटी चीजें हैं जिनको जरा जल्दी से देखेंगे। जैसे ग्रामीण क्रेडिट स्कोर, ग्रामीण क्रेडिट स्कोर एक काइंड ऑफ स्कोर है, जैसे ऊपर बताया था ना, जो भी एसएचजी होते हैं, एसएचजी डिफरेंट डिफरेंट आपको गांव में देखने को मिलेंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो कि कलेक्शन होता है डिफरेंट पीपल का, जो क्या करते हैं हर कोई। अच्छा, एसएचजी आपने अपनी इकोनॉमी में पढ़ रखा होगा, एक्सप्लेन कर देता हूँ। एसएचजी जैसे इसमें अगर सपोज करो 10 लोग हैं, तो 10 लोग क्या करेंगे, 10 लोग मिलकर 10-10 रुपए देंगे, 10-10 मिलकर देंगे तो हो गए 100 हो गए। लेकिन इसमें से हो सकता है कि एक के घर पे किसी की डेथ हो गई या फिर उनको एक अपना घर बनाना है, तो वो क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे 100 रुपए को अपने पास ले लेंगे, अपने पास लेने के बाद अपना घर बना लेंगे। घर बनाने के बाद होगा क्या, क्योंकि यहां से इन्होंने पूरा लोन ले लिया, तो इस लोन को ये वापस तो करेंगे, लेकिन क्योंकि ये सारे जानने वाले 10 लोग इन्हीं के आसपास के थे, तो इनका इंटरेस्ट लगने वाला है 9। ठीक है, अब जब ये 10 लोग दोबारा से वापस कर देंगे, एक महीने का हो गया, अगले महीने फिर सारे 10 डालने वाले हैं, तो हो गए भैया 200 रुपए और 100 रुपए, क्योंकि 100 रुपए ये वापस कर देंगे, 100 रुपए दोबारा से ये हो गए। तो अब ये 200 रुपए अगर किसी और पीपल को चाहिए, इसमें से आप किसी सपोज करो किसी को एक को कार लेनी है, तो उसने लिया, तो वो अब इन 200 रुपए लेकर अपनी कार लेगा, अपनी बच्चों की एजुकेशन वगैरह कर लेगा। तो इस तरीके से अल्टरनेटिव बेसिस पे एक एक व्यक्ति करके अपनी सारी बोल सकते हैं कि मतलब अपना अपना ग्रोथ करते रहते हैं। ठीक है, तो उसको सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलते हैं। तो उसके लिए ग्रामीण क्रेडिट स्कोर रखा गया है, मतलब जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप अच्छा करेगा उसको गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाएंगे। NABFID टू सेटअप पार्शियल क्रेडिट एनहेंसमेंट फैसिलिटी फॉर द कॉर्पोरेट बॉन्ड्स फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या है भैया, आपने गवर्नमेंट बॉन्ड का नाम सुना है? गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं, बहुत सारे बॉन्ड होते हैं, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं। बॉन्ड क्या होता है, अ काइंड ऑफ एक बॉन्ड कुछ नहीं है भैया, जस्ट एक होता रुपए ही है। रुपए किसके फॉर्म में होता है, पेपर के फॉर्म में। आपके पास अगर बॉन्ड है किसी गवर्नमेंट का, तो मतलब आपके पास एक काइंड ऑफ पेपर है बस। उस पेपर के लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जो कि आपके मनी के रूप में देखा जाता है। ठीक है, हाँ भैया। ऐसे ही अब भैया जो कॉर्पोरेट सेक्टर सोसाइटी है, वो भी अब क्या करेंगे, बॉन्ड इश्यूज करेंगे। ठीक है, कॉर्पोरेट बॉन्ड रहेंगे जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के लिए यूज किए जाएंगे। ठीक है, अगर मैं NABFID का पूरा फुल फॉर्म बताऊं तो ये होता है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। लिख देता हूं यहाँ पे, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड आपका बैंकिंग डेवलपमेंट। ठीक है, तो दिस इज द फुल फॉर्म। इसका बेसिकली पर्पस क्या होता है कि मतलब जितनी भी आपकी ये चीजें होती है ना, जो आपकी PCE, जैसे आपको देखने को मिलेगा पार्शियल क्रेडिट एनहेंसमेंट, जो भी आपकी PEC हैं, क्रेडिट एनहेंसमेंट मतलब पार्शियली क्रेडिट को एनहेंस करना फॉर द कॉर्पोरेट बैंक्स इन द इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, मेकिंग देम मोर अट्रैक्टिव टू द इंफ्रास्ट्रक्चर। बेसिकली होता क्या है कि अ काइंड ऑफ बॉन्ड इशू किया जाता है। बॉन्ड आपको पता होगा, गवर्नमेंट बॉन्ड कब इशू करती है, जब उनको थोड़ा पैसा चाहिए होता है, तभी तो बॉन्ड इशू करते हैं। अब जब भी कॉर्पोरेट सेक्टर अगर बॉन्ड इशू करेंगे, कब करेंगे, तब वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना चाहते हैं, तब वो कॉर्पोरेट सेक्टर से बॉन्ड इशू करेंगे। और जब भी कभी ऐसे बॉन्ड इशू करते हैं, तो सिर्फ लोकल पीपल ऑफ सोसाइटी नहीं, बाहर की फॉरेन कंट्रीज भी इनको ले सकती हैं। अब जब बाहर की फॉरेन कंट्रीज भी ले सकती हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से भी आएंगी कि भैया उन्हें फायदा होगा, तो यहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट देखने को मिलती है। ठीक है, आगे देखो, रिवैम्प्ड क्रेडिट KYC रजिस्ट्री टू बी रोल आउट इन 2025। KYC जो कि आपका फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। ठीक है, तो उसको अपग्रेड किया जाएगा 2025 में। ठीक है, रेशनलाइजेशन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स एंड प्रोसीजर्स फॉर स्पीडी अप्रूवल ऑफ द कंपनी मर्जर्स। कंपनी मर्जर्स क्या होते हैं, इसमें बोला गया कि भैया रेशनलाइजेशन होगा। रेशनलाइजेशन मतलब एक किसी रेशनलाइजेशन एंड रिक्वायरमेंट और प्रोसीजर फॉर द स्पीडी अप्रूवल। मतलब होता क्या है, देखो जैसे कोई सेक्टर, जैसे जस्ट एक एग्जांपल, जैसे क्या एग्जांपल लूं यार, हाँ कैडेटियंस का लेते हैं। ठीक है, कैडेटियंस जैसे मेरा चैनल है। ठीक है, कैडेटियंस मेरा चैनल है, मेरा क्या आपका चैनल है। ठीक है, कैडेटियंस, इसी के साथ आपको पता होना चाहिए कि मैथ एडिट करके चैनल है। ठीक है, अनीश भाई का। अब हमने क्या किया, हमने दोनों ने मर्ज कर लिया। क्यों कर लिया, क्योंकि हम दोनों दोस्त थे। हमने किसी से पूछा नहीं, पूछा, हमने जस्ट एक मर्ज करने के बाद में एक बैच निकाला, जो भैया आप बिल्कुल वीडियो नहीं डालते उसकी, डोंट वरी यार, डालूंगा। ठीक है, उसी पे वर्क चल रहा है, इसी वजह से वीडियो इतने ज्यादा डेली देखने को मिल रहे हैं आपको। ठीक है, उस पर वर्क चल रहा है क्योंकि। तो अब हम दोनों ने मर्ज कर लिया। अब ऐसे एक एग्जांपल लो, जैसे कोई सेक्टर ऑफ सोसाइटी है जो कि एजुकेशन को प्रमोट करना चाह रही है। ठीक है, लेकिन उसके पास फंड्स नहीं है। दूसरी इंडस्ट्री है जिसके पास फंड्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो भी एजुकेशन को इतना ज्यादा प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं, उनका कंटेंट इतना अच्छा नहीं है। तो क्या बोला गया, इन दोनों कंपनी को मर्ज करा दो। दोनों बेनिफिट में रहेंगी, दोनों अच्छा खासा पैसा कमाएंगी। इसको करने के लिए आपको गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना होता है। जब भी कभी आप किसी कंपनी को मर्ज कराते हो, तो आपको गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना होता है। इस अप्रूवल की प्रोसेस को स्पीडी करने के लिए रैशनलाइजेशन करा गया है। ठीक है, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दैट पॉइंट। समझ गए होगे।
आगे एफडीआई जो कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, लिमिट कर दिया गया है फॉर द इंश्योरेंस सेक्टर विल बी रेज्ड फ्रॉम द 74 टू 100%। इंश्योरेंस सेक्टर में 74% से लेके 100% तक लेके जाएंगे। मतलब जो इंश्योरेंस है, जो कि हम अभी गवर्नमेंट इंश्योरेंस में सबसे ज्यादा बिलीव करते हैं, हम चाहते हैं कि ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, मतलब बाहरी कंपनी आके आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड कराए, ठीक है, जो अभी 74% से हम चाहते हैं कि वो 100% तक इंक्रीज कर जाए। और ये होगा कब? जब गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव्स निकालेगी उनको फायदे के लिए, तब जाके ये होगा, ठीक है। आगे भी ये टैक्स रिफॉर्म्स है, न्यू इनकम टैक्स बिल्स, जो कि ज्यादा कुछ नहीं समझना आपको इसमें, जो इंपॉर्टेंट है मैं बता देता हूं। दैट इज डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल, जो कि एक स्लैब है, ठीक है। अभी जैसे आपको देखने को मिलेगा कि भैया अगर आप 12.75 मतलब 12,75,000 से अगर आप ज्यादा कमाते हैं तो आपके लिए कोई भी टैक्स नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर भैया आप 12,75,000 अगर 75,000 1 रुपए कमाते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। भैया ये क्या चीज है, ये समझ में नहीं आया। एंड यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि नील के लिए, मतलब 0 से 4 लाख कमाते हो तो नील आपका टैक्स है, 0 से 8 लाख के लिए, मतलब 4 से 8 लाख के लिए 5% का टैक्स है, 8 से 12 लाख के लिए 10% का टैक्स है। देखो होता क्या है, ये एक टैक्स स्लैब बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? टैक्स स्लैब। एक टैक्स जो स्लैब के फॉर्म में दिया जाएगा। मतलब अगर आप 12,75,000 रुपए तक कमाते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना, कोई कुछ भी नहीं देना। मतलब आपके ऊपर ये टैक्स तो बनता है इतना, लेकिन आपको ये टैक्स पे नहीं करना होता, आपको ये फ्री के फॉर्म में मिल जाता है, मतलब आपको ये पे नहीं करना। लेकिन जैसे ही आप 12,75,000 1 रुपए कमाते हैं तो इसमें आप टैक्स स्लैब में बढ़ जाएगा। ये कैसे बच जाएगा? टैक्स स्लैब में। मतलब सबसे पहले देखेंगे भाई 0 से 4 लाख, फिर 4 से 8 लाख, फिर 8 से 12 लाख, और फिर 12 से 16 लाख, ठीक है। इस तरीके से टैक्स स्लैब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब जो आपका 0 से 4 लाख का रुपए है उस पर आपका कोई भी टैक्स पे नहीं होना अकॉर्डिंग टू दिस टैक्स स्लैब। लेकिन अगर आप 4 से 8 लाख कमाते हैं तो इसके बीच में आपको 4% टैक्स देना होगा। इसके बीच में आपको यहाँ पे 10% मतलब 5%, पहले यहाँ पे 4 से 8 लाख के बीच में आपको 5% टैक्स देना होगा, जिसको मैं अलग कलर से लिखता हूँ तो ज्यादा समझ में आएगा। 8 से 12 लाख के बीच में आपको 10% का टैक्स देना होगा, 12 से 16 के बीच में आपको 15% का टैक्स देना होगा, एंड ऐसे ही सो ऑन, ठीक है। तो इस तरीके से ही चलता जाएगा। मतलब एक काइंड ऑफ ये स्लैब, एक काइंड ऑफ लिमिट है। अगर आप इतने लिमिट तक पैसे कमाते हैं तब आपको कोई टैक्स पे नहीं करना। लेकिन अगर आपने ये लिमिट 1 रुपए से भी एक्सीड कर दी तो भैया आपके ऊपर लग जाएगा टैक्स स्लैब, एंड इस टैक्स स्लैब के कारण आपको इतना सारा पे करना पड़ जाएगा, ठीक है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट टैक्स स्लैब के अंदर आएगा। मतलब इस लिमिट के अंदर आपको इतना पे करना है, इस लिमिट के अंदर इतना पे करना है, इस लिमिट के अंदर इतना पे करना है, ठीक है। इसीलिए वो जा रहा है कि भैया तकरीबन 100 करोड़ जो रुपए मिलते थे गवर्नमेंट को वो अब नहीं मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने टैक्स स्लैब कर दिया है। मतलब टैक्स स्लैब की जो पहले मतलब आपको जो 7 लाख या 8 लाख के अराउंड जो टैक्स पे नहीं करना होता था वो अब 12,75,000 के तरफ तकरीबन कर दिया गया है ना। अभी टीडीएस भी ये क्या होता है ये भी समझ लो, अगर जैसे समझना है। टीडीएस क्या होता है? जैसे कोई मकान मालिक है, ठीक है, जैसे कोई मकान मालिक है जो भी रूम रेंट वगैरह आप देते हो, अगर आप कभी किराया वगैरह से रहते हो, तो जो मकान मालिक की जो भी मतलब जैसे हाउस है किसी का, जैसे मकान मालिक उनका कहीं पे घर बन रखा है, ठीक है, तो जो वो घर बनाया ना उसकी भी रिलेटेड मतलब गवर्नमेंट ही मांगती थी कि भैया आप यहां से भी कहीं ना कहीं किराएदार रख के आप कहीं ना कहीं से मनी लेके आ रहे हो, ठीक है, तो उसके बेसिस पे उस पर भी टैक्स लगता था। अब ये जरूरी नहीं हो सकता, मे भी आप नहीं भी रखते हो किराएदार, लेकिन तब भी आपको टैक्स तो पे करना पड़ता था ना। अब इसको इंक्रीज कर दिया गया। मतलब क्या कर दिया, अगर आप 6 लाख रुपए तक अपने जो भी एक्स्ट्रा हाउसेस हैं अगर उनसे रुपए कमाते हो तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा 6 लाख तक। लेकिन 6 लाख से अगर 1 रुपए भी ज्यादा कमाया तो उस पर फिर टैक्स लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके के टैक्स बेनिफिट्स दिए गए हैं अंडर दिस, जो कि हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब रुपी कम फ्रॉम कहां से रुपए आता है और कहां जाता है, ठीक है, इसमें सब कुछ नहीं जानना है, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जैसे कि बोरोइंग एंड द अदर लाइबिलिटीज। जैसे मैंने बोला कि भैया जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पैसा बोरो करती है, ठीक है, मतलब बहुत जगह से करती है, जो कि गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करके होता है, बाहर से पैसा उठाना होता है, स्टेट से लेना होता है, स्टेट से तो खैर बहुत ही कम लेते हैं, तो उस वजह से ही गवर्नमेंट बोरोइंग जो कि 24% कंट्रीब्यूट करता है, यहां से रुपए आता है हमारे पास, ठीक है, यहां से रुपए लेती है सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर जब भी सारा रुपए ले लेती है तब फिर इन्वेस्ट करती है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 22% इनकम टैक्स से आता है, जीएसटी से आपका 18% आता है, ठीक है, जीएसटी जो आपके 18% है वो आपका क्या करती है, पूरी की पूरी ऑल ओवर रुपए जो आता है, जैसे अगर 1 रुपए है तो उसमें 18 पैसे यहां से आने वाले हैं, ठीक है। इसी के साथ जो इंपॉर्टेंट है वो ये देखना है कि भैया जो कॉर्पोरेट टैक्स है, मतलब जो कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज है वो सिर्फ 17% का टैक्स पे करती है, जो कि एक बार कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक भी बनाता है। क्यों? क्योंकि भैया कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो पैसा बढ़ाना चाह नहीं रहे हैं ऑफ द लोकल पीपल, लेकिन वहीं पे आप इनकम टैक्स देखो तो 22% है। मतलब इनकम जो टैक्स है जो लोग कमाते हैं, जो लोकल मिडिल क्लास पीपल है जो कमाते हैं, उस पर उन्हें 22% का टैक्स भरना पड़ता है। लेकिन जो कंपनीज है, जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज है जो भी आपकी कंपनीज है, जो कि प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैं, जो इतना अच्छा रेवेन्यू कलेक्ट करती हैं, इतना अच्छा पैसा कमाती हैं, लेकिन वो टैक्स भरने को तैयार नहीं है, उनसे आप अभी भी 17% टैक्स लेते हो। तो इस वजह से बोला गया है कि भैया इसको इंक्रीज करने की जरूरत है, ठीक है। आगे देखो रुपए जाता कहाँ है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, रुपए भैया जाता कहाँ है। तो सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे तो रुपए जो आपका सबसे ज्यादा जो इन्वेस्ट कर मतलब जाता है वो कहाँ पे जाता है, तो इसको मैं ब्लू पेन ले लेते हैं ना, पर्पल ले लेते हैं चलो। तो जो सबसे ज्यादा आपका पैसा देखने को मिलेगा वो मिलेगा 22%, जो कि स्टेट शेयर ऑफ द टैक्स, मतलब जो आप जीएसटी वगैरह लेते हो, क्योंकि जीएसटी कलेक्ट कौन करता है, जीएसटी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है,
है ना, ग्रॉस जो आपका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, वो उनको कलेक्ट करते हैं। लेकिन हर सेक्टर ऑफ सोसाइटी से किया जाता है ना, जैसे राजस्थान है, राजस्थान ने इस बार जीएसटी का कलेक्शन कितना किया, वो राजस्थान ने नहीं किया बॉस, वो राजस्थान से सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इतना सारा टैक्स गवर्नमेंट की टैक्स कलेक्ट किया है फ्रॉम दी राजस्थान स्टेट। अब क्योंकि राजस्थान स्टेट से आपने किया तो कुछ ना कुछ इंसेंटिव्स आपको राजस्थान को भी तो देने होंगे, तो राजस्थान के साथ हम 22% शेयर करते हैं, ठीक है। तो जो भी इंपोर्ट गुड्स है, ड्यूटीज वगैरह, जितना भी टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, उन सबका इतना परसेंट वो किनको देती है, आपके मतलब जो सबसे ज्यादा अमाउंट है 22%, वो आपको किसको दिया जाता है, स्टेट्स को दिया जाता है, ठीक है। आगे दूसरा होता है इंटरेस्ट पेएबल। आपने देखा था ना अभी रिसेंटली कि हम भैया जो 24% के अराउंड हम ये पैसा बोरो करते हैं जो लाइबिलिटीज के फॉर्म में होता है, जो हमारे ऊपर बर्डन के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो वो हम क्या करते हैं, उसका टैक्स रिपेमेंट करने में हमारा 20% रुपए चला जाता है पूरा का पूरा। अब यही समझो अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी होती है तो क्या हमें ये देना पड़ता, नहीं देना पड़ता, लेकिन हमारे पास नहीं है तो इसे देना पड़ता है। बाकी 4% पेंशन, जो कि एक हमेशा लोगों को खटकता है कि भैया ये पेंशन पे जो हम फालतू खर्च कर रहे होते हैं, ठीक है। अब देखो बॉस, ये इस पे मैं किसी का फेवर नहीं लूंगा, मतलब गवर्नमेंट का कहना ठीक है कि अगर ये रुपए बचता है तो हम इसको कहीं और जगह लगा सकते हैं, लेकिन भाई जिसने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी दे दी देश की सेवा करने के लिए, ठीक है, उसको वो एटलीस्ट ना तो एक्सपेक्ट करता है ना गवर्नमेंट से कि एटलीस्ट मेरे जब मैं बूढ़ा हो जाऊं तो मुझे कुछ तो मतलब पेंशन के तौर पे कुछ तो मिलता रहे, जिस कारण मैं अपना सर्वाइवल मेंटेन कर पाऊं, है ना। लेकिन अभी जो अग्निवीर स्कीम थी वो इसी से रिलेटेड थी, जिस कारण हमको बहुत ज्यादा दिक्कतें देखने को मिली, और क्या, ठीक है। आगे देखो अदर एक्सपेंडिचर क्या है, 8% है। बाकी और चीजें हैं, आप देख सकते हो खुद से भी, ठीक है। सेंट्रल स्कीम्स एंड इसके मतलब जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स होती हैं, जो भी सेंट्रल सेक्टोरल स्कीम्स होती हैं, उसमें 16% कंप्लीट हमको देखने को मिलता है कि वहां पे 16% रुपए जाता है। डिफेंस में अगर आप देखो तो सिर्फ 8%, डिफेंस में कितना जाता है, सिर्फ 8% जाता है, ठीक है। आगे खैर में है अभी ये किसमें आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, अभी ये बॉस देखो ये ग्राफ्स हैं जिनको आप पढ़ सकते हो, ठीक है। एटलीस्ट अगर आपको कोई भी टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो, ठीक है, तो मैं बता दूंगा उधर। आगे देखो सबसे ज्यादा जो एक्सपेंडिचर किया गया है मेजर आइटम्स पे, वो आपका डिफेंस दिखा रहा है यहाँ पे, लेकिन ऐसा है नहीं, वो आपको और भी जगह है, लेकिन चलो डिफेंस बताया गया तो बात कर लेते हैं क्योंकि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है भैया। लेकिन डिफेंस में तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि भैया 4.91 लाख करोड़, ये लाख करोड़ में है सारे रुपए, ठीक है, लाख करोड़ इतना भैया इन्वेस्ट किया गया। बल्कि भैया जब मैंने आर्टिकल्स वगैरह में देखा था या जो और वीडियोस देख रखी हैं उसमें तो भैया कुछ 6.81 करोड़ लिखा था, तो वो ये कैसे था, देखो 6.81 करोड़ पूरा का पूरा बजट एलोकेट किया गया है, बट उसमें से जो इतना रुपए है 4,91,732 लाख करोड़, वो भैया आपका डिफरेंट जैसे पेंशन हो गया, आपके ये रुपए काय में जाएगा, आपका ये पेंशन में जाएगा, जिसको मैं अलग कलर से लिखता हूँ ना, 2 मिनट ना, जो ये आपका रुपए है वो आपका किस में जाने वाला है, पेंशंस वगैरह में जाने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं जो भी आपके पेंशंस हो गई, पेंशंस में जाएगा, है ना, जो भी मतलब मोस्टली पैसा आपका पेंशंस में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरीज वगैरह देने में, उनको जो भी एक्स्ट्रा एंड अलाउंस वगैरह दिए जाते हैं, तो उन सब में इतना रुपए जाने वाला है। बाकी अब भैया बचा कितना, टोटल जितना अलोकेट हुआ इतना इसमें चला गया, तो तकरीबन 1.91 करोड़ है ना अप्रोक्सीमेटली, जो ये रुपए है इसको आप अलोकेट करने वाले हो, जिसमें आप कोई भी फाइटर जेट खरीदना है, आपको कुछ भी खरीदना है या कहीं पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करानी है, तो वो सारा रुपया अब आप इतने में ही आपको सब कुछ करना है, ठीक है। एंड अभी भी हम काफी ज्यादा दूर हैं, जो एक डिफेंस बजट होना चाहिए। इसके बाद मल्टीपल आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे कि भैया हमारा जो डिफेंस बजट है वो अभी भी इतना नहीं है कि अगर 2.5% वॉर हो जाता है तो हम उसको टैकल कर पाए, ऑब्वियसली बात है, इट इज अ हार्श ट्रूथ, लेकिन बाय द टाइम हम इसको करेंगे, ठीक है। आगे देख सकते हो रूरल डेवलपमेंट, होम अफेयर्स, एग्रीकल्चर एंड एलिड एक्टिविटीज, एजुकेशन, हेल्थ, अर्बन डेवलपमेंट, आईटी, टेलीकॉम, एनर्जी, कॉमर्स, इंडस्ट्री, सोशल वेलफेयर, साइंटिफिक डिपार्टमेंट, एंड दिस इज ऑल अबाउट फॉर द सेशन बॉस, ठीक है। होप सो भाई एक एक चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, आपको अच्छा लगा होगा सेशन। अगर भाई किसी ने एटलीस्ट लास्ट तक देखा है ना, लास्ट तक अगर किसी ने पूरा लेक्चर देख रखा है तो एक बस कमेंट कर देना कि वेदर यू गेट इट और नॉट, ठीक है। चलिए यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।